हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन सीरीज में। तो हम एयर पोल्यूशन सीरीज में इसमें कंप्लीट एयर पोल्यूशन को कवर करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा। इस सीरीज को आपको एक बार देख लोगे तो पूरा एयर पोल्यूशन आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, चाहे वो आपका प्री हो चाहे फिर वो आपका मेंस हो। दोनों के लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा एयर पोल्यूशन है जिसमें हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन में कवर कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन सीरीज से स्टार्ट किया है, इसके बाद हम जो है अदर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, अदर पोल्यूशन को भी हम कवर करेंगे। वाटर पोल्यूशन भी इसमें इंक्लूड रहेगा। अब हम ये हमारा पूरा एयर पोल्यूशन का क्या है, सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है। इसमें देखिए आप, हम कंसेप्ट रिलेटेड भी काम करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो मेजर कॉमन पोल्यूटेंट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम एयर पोल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर जो इंपोर्टेंट जो रूल एंड रेगुलेशंस है इंटरनेशनली एज वेल एज नेशनली, इंडिया में क्या रूल एंड रेगुलेशंस है, क्या अथॉरिटी है जो कंट्रोल करती है एयर पोल्यूशन को, वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है। तो हम देखते हैं कि एयर क्या होता है, क्योंकि जब हम एयर पोल्यूशन को पढ़ रहे हैं तो एयर का पता होना चाहिए कि एयर होती क्या है। अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। अब गैसेज का मिक्सचर है जो कि हमारे एनवायरमेंट को, एटमोस्फेयर को कवर करता है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा एयर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एयर कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, एयर का जो हमने देखा अभी मिक्सचर्स होता है हमारा जो पूरा एटमोस्फेयर है, तो एयर कंपोजिशन क्या होगा। तो सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन आपको मिलेगा वो है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन। ये जो गैसेज आती है ये होती है परमानेंट गैसेज हमारी। उसके बाद होती है जो हमारी वेरिएबल गैसेज होती है, जिसमें आपको वाटर वेपर मिलेगा। ठीक है, जो वाटर वेपर है वो वेरी करता है, जैसे में लिखा हुआ है 0 से 5% तक वेरी करता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी करता है। जैसे आप विंटर में आपने देखा होगा ड्राई एयर होती है, जबकि आप जब हमारा मानसून सीजन होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत मॉइस्चर होती है। तो वाटर जो वेपर है वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करती रहती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली पाई जाती है, बट आप देखोगे जो एटमोस्फेयर है इसमें एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन कॉजेज क्या है, जैसे आपके ट्रांसपोर्ट है या फिर जो फोसिल फ्यूल बर्निंग हो रहा है उससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। तो वेरिएबल गैसेज होते हैं और हमारे परमानेंट। तो जो वेरिएबल गैसेज होती है हमारी वो मेजरली ग्रीन हाउस गैसेज होती है। आप देख लीजिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कीजिए, चाहे वो मीथेन की बात कीजिए, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड की बात कीजिए, ये मेनली हमारी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। और जो वेरिएबल गैसेज होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है, अगर ह्यूमन सर्वाइवल की बात करें, पूरे पृथ्वी पर बात करें, तो वेरिएबल गैसेज के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज ऐसा नहीं है कि हम इसको निगेटिवली देखेंगे, पॉजिटिव साइड हम इसको देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेज की। तो पॉजिटिव साइड क्या है ग्रीन हाउस गैसेज की, जो पॉजिटिव साइड है आपको जो देखने को मिलेगी, मॉडरेटर टेम्परेचर मॉडरेटर। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो क्या होता, -18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता था अर्थ का, बट अभी जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इनके बिना मतलब ह्यूमन का सर्वाइवल और किसी भी लिविंग क्रिएचर का सर्वाइवल नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है या किसी की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या हुआ है कि जो हमारा मेन जो ओरिजिनल जो हमारा कंपोजिशन है एयर का, अगर वो चेंज होता है और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है चाहे वो हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, उस फॉरेन पार्टिकल के ऐड होने से उसको हम बोलेंगे पोल्यूटेंट्स। ओके, तो ये हो गया हमारे पोल्यूटेंट्स के बारे में। अब हम देखेंगे, ये देख लिए, ये दिल्ली का एयर पोल्यूशन है। इंडिया गेट तो आप सभी ने देखा ही होगा। ये पोल्यूशन के बाद की अभी जो सिचुएशन चल रही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये विंटर में इस तरीके से रहेगा। तो ये स्मोक वाली सिचुएशन और ये क्लियर स्काई वाली सिचुएशन है जो समर में आती है। बट हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि पुराने समय में 1980s में इंडिया गेट की सिचुएशन कहती थी, आज दिल्ली का एयर पोल्यूशन कितना बढ़ गया उस सिचुएशन में भी हमें देखना पड़ेगा और क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट्स को, एज वेल एज जो जनता है उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभानी होगी। तो ये जो है संघाई का, चाइना का है, किस तरीके से पूरा स्मोक ने कवर किया है वहां पे। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो बहुत सारे बेसिस है जिस बेसिस पे हम पोल्यूटेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा परसिस्टेंट के बेस पे। परसिस्टेंस के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है दो तरीके से होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं हमारे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं हमें हमारे जो मतलब ओरिजिनल हमारे जो सोर्सेज से एमर्ज हुए उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपने फोसिल फ्यूल बर्न किया, तो आप फोसिल फ्यूल बनने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, या फिर मीथेन जैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनके रिलीज होने से मीथेन रिलीज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स।
व्हाट आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके आपस में रिएक्शंस होने से या फिर अदर किसी भी तरीके की जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके होने से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम कह रहे हैं सेकेंडरी। लाइक जैसे आपकी ओजोन, तो अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर में बात करते हैं ओजोन की, तो वहां पे वो बहुत ही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है सन की, उनको वो कहीं ना कहीं उनको आने से जो ट्रोपोस्फीयर में उसमें बचाती है। बट जब वो ओजोन ट्रोपोस्फीयर में बनती है तो वो बहुत ही गंदी, एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ही डेंजरस एयर पोल्यूटेंट्स का काम करती है। तो जो ओजोन हो गया या पैन जो पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट्स हो गए या फॉर्मेल्डिहाइड्स हो गए, जो अदर तरीके के जो पोल्यूटेंट्स है वो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। नाउ ये देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो प्राइमरी हमारे पोल्यूटेंट्स है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है, जैसे आपने फॉसिल फ्यूल बर्न किया तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है। बट क्या होता है, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आपके रिलीज होंगे तो क्या होगा, उनकी केमिकल रिएक्शंस होगी। तो केमिकल रिएक्शन होने से क्या होता है आपस में, या तो ओजोन होगा या फिर एसिडिक रेन्स है। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारे किसकी है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल है। अब अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन द नेचर, अगर हम नेचर में एग्जिस्टेंस की बात करें तो पोल्यूटेंट्स कितने तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे पोल्यूटेंट्स हमारे हैं दो तरीके के, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। तो हम कैसे डिस्कस करेंगे इनको, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स क्या है और क्वालिटेटिव क्या है, देखिए इसको। व्हाट आर क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। तो क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स वे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनके क्वांटिटी के बढ़ने से पोल्यूशन हुआ है। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये नेचुरली जब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो फॉर्मेशन हुआ है उस समय पे भी एग्जिस्ट है। बट अभी क्या हुआ है कि आफ्टर आप देखोगे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो CO2 का जो कंसेंट्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और CO2 के कंसेंट्रेशन बढ़ने से क्या हुआ है कि अदर ग्रीन हाउस गैसेज क्या हो रही है, उनके बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो वो उन पोल्यूटेंट्स को हम क्या कहते हैं, ये जो होते हैं हमारे पोल्यूटेंट, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव मतलब उनकी क्वांटिटी के बढ़ने से पोल्यूशन कॉज हो रहा है, तो उनको बोले। तो इसमें मेन एग्जांपल आपका क्या है, CO2, ध्यान रखना। अब देखेंगे हम क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। अगर आप क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो अगर उनका ये ओरिजिनली नहीं पाए जाएंगे, बट क्या होगा कि अगर थोड़े से भी इनकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है या किसी भी तरीके से एंटर हो जाती है, जैसे DDT या कोई पेस्टिसाइड्स हो गया, कोई किसी भी तरीके के इंसेक्टिसाइड्स हो गए, तो क्या होता है कि वो ओरिजिनली नहीं पाए जाते थे, बट वो क्या है, मेनली एंथ्रोपोजेनिक ही है, तो उनको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव। ठीक है, तो उनके हल्की सी भी अगर क्वालिटी उनकी इंट्रोड्यूस होती है तो वो हमारे पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं। अब देखेंगे नेचर ऑफ डिस्पोजल। अगर हम नेचर ऑफ डिस्पोजल के हिसाब से देखें तो हमारे जो पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हैं, क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल जो हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब जिनको हम डिकम्पोज होकर के वो रिसाइकिल हो जाए, तो कंप्लीटली क्या होता है, जो भी हमने प्रोड्यूस किया वो कंप्लीटली रिसाइकिल हो जाएगा, तो कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब जिनका अगर हम देखेंगे तो जो लैंडफिल्स वाली जो भी सिचुएशंस है, तो जो बायोडिग्रेडेबल अगर हमारे जो वेस्ट होगा तो उससे क्या होगा, लैंड तो ये हमारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो जो डिकम्पोज नहीं होते, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि हमारे डिकम्पोज हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द पोल्यूटेंट्स व्हिच आर डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस मतलब जो कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करेंगे, ओवर द टाइम पीरियड्स क्या होते हैं, वो डिकम्पोज करेंगे उसको। ठीक है, तो जैसे हमारा जो मेनली क्या होता है, डोमेस्टिक होता है, जैसे घरों में आप देखोगे जो सब्जियां वब्जियां बनती है वो सभी क्या होते हैं, बायो, तो उनका कंपोस्ट बन करके उनको क्या होता है, खाद बन जाता है। तो वो बहुत ही फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। बट जो जो ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डिकम्पोज ही नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब जैसे DDT या एल्यूमिनियम कैंस के होते हैं, हमेशा ऐसी पॉलिथीन हमेशा ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कह रहे हैं। अब देखते हैं एयर पोल्यूशन। तो हम एयर पोल्यूशन पे हम बात करते हैं। अभी हमने देखा है कि जो पोल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन हमने देखा है, अब बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन की।
तो ये तो आप सभी ने देखा ही होगा, सुना होगा, मूवी भी देखी होगी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो जैसे यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस लीक हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि हजारों लोगों की यहाँ पे जो है डेथ हुई। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब इनफेमस ट्रेजेडी है। इंडिया गेट का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और किस तरीके से जो एक बहुत अच्छा पिक्चर लिया है, कैसे कंपेयर किया है कि पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन, किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और कैसे विंटर में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखेंगे इक्विटोरियल स्मोक स्ट्रीम्स का एग्जांपल है। जैसे क्या हुआ कराकाटो में, क्या हुआ कि जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुआ था, तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो विंड थी, जो जेट स्ट्रीम्स थी, यहाँ पे उसका पता ही चलता है कि जेट स्ट्रीम्स ने कैसे उसका जो पूरा मूवमेंट था, किस तरीके से मूवमेंट को पूरा एक तरीके से वो किया पूरा, और वो किया कि मतलब हुआ जो एमर्ज हुआ जिस उस लोकेशन पे हुआ, पर जो पोल्यूशन था वो पूरे मतलब आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका तक, यूरोपियन कंट्रीज तक इसका देखने को मिला है। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होता क्या है? एयर पोल्यूशन की हम डेफिनेशन देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड तय करता है एयर पोल्यूटेंट्स के, जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, तो एयर पोल्यूशन इज ए कंटेमिनेशन ऑफ द इंडोर और आउटडोर एनवायरमेंट बाई एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप देख रहे हो तो आपका ये वाला chemical, physical and biological agent that modify the natural characteristic of the atmosphere। तो इसमें क्या बताया गया है कि मतलब कोई भी कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मीन क्या होता है, अनवारंटेड मिक्सिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल। तो फॉरेन पार्टिकल की जब अनवारंटेड मिक्सिंग होती है, तो जो भी कंपोजिशन होता है, जो ओरिजिनल कंपोजिशन, वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो चेंज होगा तो उसके कुछ कंसिक्वेंसेज होंगे, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड कंसिक्वेंसेज है, चाहे वो एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज है। लाइक जैसे आप वाटर बॉडी को ले लीजिए, और अगर वाटर बॉडी में आप देखोगे कि ज्यादा वेस्ट आ गया बायोडिग्रेडेबल, तो उसकी क्या होता है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होते हैं वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो फिश होंगी वहां पे, या फिर अदर क्रिएचर्स होंगे, वो कैसे ऑक्सीजन उनको कैसे मिलेगी? ठीक है, तो उससे क्या होता है, सफोकेट हो जाते हैं, और फिर जो है मास किलिंग होती है, जो आपने देखा भी होगा कि फिश मास किलिंग हुई है किसी भी वाटर बॉडी में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। तो ये डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन है। अब देखेंगे डब्ल्यूएचओ डेटा शोज दैट ऑलमोस्ट ऑल द ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब 99% ब्रीथ एयर दैट एक्सीड डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस। जो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, उस गाइडलाइंस के अगर हिसाब से कंपेयर करें, तो वर्ल्ड की 99%, आप देख सकते हैं कि जो ये जो हमारी सिचुएशन है, कितनी सिवियर सिचुएशंस में है, हम किस सिवियर सिचुएशन में हम रह रहे हैं, कि 99% जो ब्रीथ एयर दैट एक्सीड डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस लिमिट्स एंड कंटेन हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स विद लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज होते हैं, उनके पास इतने मतलब साधन भी, संसाधन जिसको हम बात करते हैं, गवर्नमेंट इतने इफेक्टिव जो मेजर्स है वो नहीं ले पाती, तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज ज्यादा सफर करते हैं। और आपने देखा भी होगा, जो स्टूडेंट्स आप देखोगे, जो आप जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स हैं और दिल्ली या फिर अदर मेजर सिटीज में रह रहे होंगे, तो साइनस एक नाक में जो बीमारी होती है, जिसमें जुकाम वगैरह वगैरह होता है, तो वो सभी को कॉमन हो गया है। तो वो क्या है, वो एक तरीके का आप हेल्थ कंसिक्वेंसी अगर हम देखें, तो एयर पोल्यूशन का ही हेल्थ कंसिक्वेंसीज है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम क्या कहता है, तो एयर पोल्यूशन विच किल एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें यूज करना पड़ेगा किसी भी अगर मेंस एग्जाम होता है। तो जैसे 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर की किलिंग कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो कितनी सीवियर हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लोबल लीडर्स है उनको एक्शन लेना पड़ेगा, उनको मीट करना पड़ेगा, और एक तरीके से एग्रीड होना पड़ेगा उनको कॉमन प्रिंसिपल्स पे, और नेशनल गवर्नमेंट को भी इस तरीके से अपने एक्शन एजेंडा में कुछ इस तरीके के जो एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो वर्ल्ड लेवल सिचुएशंस पे हमें इस तरीके के एयर पोल्यूशन जो सिचुएशंस है उसको हमें टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग यहाँ पे मर रहे हैं, 7 मिलियन ईयर पीपल। आप देख लोगे, अगर आप कोविड-19 में देखोगे, तो कोविड-19 में पीपल इस तरीके से नहीं मरे जिस तरीके से हमारा जो एयर पोल्यूशन है। तो ये क्या है, साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, आप देखोगे लगातार प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ती जा रही है, तो क्या है, साइलेंट किलर की तरह काम, हमें पता भी नहीं चल रहा है, बट फिर भी जो है कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और हम उस चीज पे ध्यान भी नहीं दे रहे। तो एक अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ दी एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं हम, तो गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। तो जैसे गैसियस फॉर्म में आप कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, N2O है, बट सॉलिड फॉर्म में जैसे पार्टिकल पोल्यूमेंट जो हमारे हो गए, या फिर स्मोक हो गया, ठीक है, उनकी बात यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में करेंगे। अब देखते हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं।
तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को देखेंगे पहले। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर के क्या क्या पोल्यूटेंट्स हैं, किस तरीके से उनका रिलीज होता है, ठीक है, वो सोर्सेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो कुछ हम रिपोर्ट देख लेते हैं कि इंडिया बिकमिंग द वर्ल्ड टॉप सल्फर डाइऑक्साइड एमिटर, ये स्टडी आई है। तो स्टडी में देखा गया है कि इंडिया जो है लीडिंग जो है एक तरीके का एमिशन कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का। जो इस तरीके की जब रिपोर्ट आती है तो ये एक पीटी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोर्सेज वो पूछ सकता है पीटी में कि सल्फर डाइऑक्साइड के क्या सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, आप देखो SO2 हॉट स्पॉट्स, ठीक है। तो जब आप देखोगे ये वाला जो पूरा रीजन आपको देख, जो रेड रीजन है आपका, ये SO2 हॉट स्पॉट बनाया है और इंडिया कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरीके के फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा ही मिलेगा इस तरीके से जो अपकमिंग एग्जाम आपका होने वाला है, इस तरीके के कुछ फैक्ट मिलेंगे आपको। तो टॉप एमिटर्स हम देखते हैं, अगर किलोटन पर ईयर की हम बात करते हैं तो 4586 किलोटन पर ईयर हम देख रहे हैं, तो इंडिया निकाला है जिसको 15% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये 15% है। उसके बाद अगर रसिया की बात करते हैं और फिर चाइना की बात करते हैं, तो आपको तीन जो है टॉप जो वर्ल्ड एमिटर आपको पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड के कौन कौन से एमिटर है। अब देखते हैं SO2 कंसंट्रेशंस एंड लोकेशन ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया। ये बहुत अच्छा, इससे आप एनालाइज कर पाओगे कि जहां जहां हमारे पावर प्लांट्स है या फिर अदर स्मेल्टिंग प्लांट्स है, तो आप देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है। बट क्या हुआ है कि जब कोविड लगा है तो कोविड में आप देखोगे कि कोविड से पहले की कंसंट्रेशन, कोविड के बाद के पीछे चलिए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन में आप SO2 की देखोगे रिलीज कम हुई है। बट अभी भी सिचुएशन उस हिसाब से आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये तो चलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। तो SO2 अगर हम देखें तो आने वाले समय में SO2 का जो कंसंट्रेशन है, रिलीज एमिशन है, वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्शन लेने की जरूरत है। तो SO2 को हम कैसे कंटेन कर सकते हैं? तो नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं SO2 के, सल्फर डाइऑक्साइड के जो एमिशन है उसके नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं? तो वोल्केनिक इरप्शंस है, हॉट स्प्रिंग्स है, और रिएक्शन से भी हो सकता है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इज रिलीज फ्रॉम दी मार्सिस। जो हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो कहाँ से रिलीज होती है, जो मार्सिस जो एरियाज होते हैं वहां से रिलीज होते हैं। तो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो मेजर ये जो है नेचुरल कोजेज है। बट एंथ्रोपोजेनिक कोजेज को भी हम भूल नहीं सकते उनको भी, क्योंकि जो मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है नेचुरल रिसोर्सेज से, मतलब जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनसे प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि वो तो पहले से चले आए। मेन जो एक्सेलरेशन का जो काम किया है, एक्सेलरेशन का जो काम किया है वो किया ह्यूमन, जो एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर्स है उन्होंने काम किया। एंथ्रोपोजेनिक में बर्निंग फॉसिल फ्यूल, और बर्निंग फॉसिल फ्यूल को हम अभी छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंट्री में एक होड़ लगी है, जो मैड रेस लगी है कि इकोनॉमी को और पास करने की, और कहीं ना कहीं हम ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़ करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर ज्यादा, जो पूरी वर्ल्ड की अगर हम बात करें वो जा रही है। तो फॉसिल फ्यूल कोई भी नहीं, हर कोई कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल को कम कर देंगे, बट कोई भी कंट्री नहीं कर सकती इस सिचुएशन में। कोल फायर जो स्टेशन है, आप देखो स्मेल्टिंग फैसिलिटीज है, तो ये एक ह्यूमन फैक्टर्स है। अब देखेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे कहां से रिलीज होते हैं? अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन, फॉसिल फ्यूल्स, कंबशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, लाइटनिंग, ओके, नेचुरल कॉजेज है ये हमारा। माइक्रोबायल जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरियल अगर जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन, वहां से रिलीज होता है। वाइल्ड फायर एमिशंस, और वाइल्ड फायर एमिशंस अभी कॉमन होने वाला बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग और कंसंट्रेशन ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो इसी तरीके से बढ़ता रहा, तो आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से माना जाता है कि बाय 2030 और 2050 तक अगर आप देखोगे तो जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, और बाय द एंड ऑफ द अगर सेंचुरी की बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, तो 3 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और वाइल्ड फायर आप देखोगे बहुत कॉमन फिनोमिना हो जाएगा। और वाइल्ड फायर से क्या होगा कि अदर जो पोल्यूटेंट्स होंगे वो रिलीज होंगे, अदर पोल्यूटेंट क्या करेंगे, फर्दर क्या करेंगे, एक पॉजिटिव लूप बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ेगी, और वो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक क्रिएट करेगा ना। इसको तो ये सभी को याद होगा 2019 में क्या हुआ है कि जब फॉरेस्ट फायर यहाँ पे लगी थी इंडोनेशिया में, तो क्या हुआ, रेड हेज क्रिएट किया था। रेड हेज अब इस तरीके की सिचुएशन थी, पूरा जो आसमान था, एटमॉस्फेयर था, पूरा जो है कवर हो गया था रेड हेज से, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया का, तो किस तरीके से इसने बहुत ज्यादा हेल्थ जो कंसिक्वेंसेज थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, और मेनली जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इस तरीके की सिचुएशंस को लेकर के, आप देख सकते हो। अब डाउन टू अर्थ क्या है, ये एक आर्टिकल्स है, इंडिया हैज 3 ऑफ द वर्ल्ड 50 नाइट्रोजन जो एमिजन हॉटस्पॉट है। तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड के जो 50 हैं वो इंडिया में मिल रहे हैं। तो डाउन टू अर्थ की बहुत इंपॉर्टेंट आप देखोगे रिपोर्ट है।
एंड ये जो है मिंट का आर्टिकल है कि 6 इंडियन जो मेट्रोज है आर हॉटस्पॉट ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ग्रीन पीस का जो रिपोर्ट है, ग्रीन पीस क्या एक यूरोपियन एनजीओ है, ठीक है। तो उस एनजीओ ने क्या निकाला, एक रिपोर्ट निकाली है अपनी। उस रिपोर्ट में बताया है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है उसमें क्या है कि जो 6 इंडियन मेट्रोज है, जो मेट्रो सिटी आप देखते हो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो क्या है वो मेजर हब है, हॉटस्पॉट बना हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड किस तरीके से जो एक चैलेंजेस, अपकमिंग चैलेंजेस जो है बना हुआ है इंडिया के लिए। अब ये देखिए आप, इंडिया NO2 एयर पोल्यूशन मैप। तो ये ग्रीन पीस की जो रिपोर्ट थी, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो हब है आप देख सकते हो, ये आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में जो इंडिया का जो NCR बेल्ट आप देख सकते हो, इधर इधर आप देख सकते हो कोलकाता वाला बेल्ट है, और ये हमारा आप देखोगे जो कि मेजर माइनिंग वाला जो बेल्ट है। तो बेसिकली क्या है कि NO2 पोल्यूटेंट ये रिपोर्ट निकाली है ग्रीन पीस ने। तो ये ग्रीन पीस का रिपोर्ट ही मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि एक अच्छा, मतलब क्या होता है कि जो मेजर फैक्ट है हम उनको ऐसा ना हो कि कुछ गलत फैक्ट हो जाए, क्योंकि पीटी में क्या होता है कि सिंपल है, और या फिर मेंस में कुछ फैक्ट हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं ताकि हम अपना वैल्यू एडिशन कर सके, ठीक है। तो मैं अगर पढ़ूँ कि जो NOx एमिशंस है कंट्रीब्यूट टू दी 3 टाइप ऑफ द टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स। तो किस किस एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रीब्यूट करता है? PM2.5, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो फाइन पार्टिकुलेट होते हैं उनको 2.5 बोलते हैं, ठीक है। NO2 पोल्यूशन है और ओजोन पोल्यूशन है, क्योंकि ओजोन हमें देखा था कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है जब NO2 रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ओजोन फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके के जो 3 पोल्यूटेंट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है पीटी में कि जो NOx जो एमिशंस है वो किस तरीके के जो पोल्यूटेंट्स उनको रिलीज करता है, PM2.5 और NO2 और एमिशन। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, ठीक है। तो NOx emission contribute to the 3 type of the toxic air pollution, PM2.5, NO2 and ozone. तो each of which is responsible for the thousands of the premature death each year in India। ग्रीन पीस की रिपोर्ट है, ठीक है। तो कितना सीवियर है, कितना डेडली है एयर पोल्यूशन हमारे लिए, और NOx कितना है, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट की एयर पोल्यूशन जो PM2.5 है, हाउस होल्ड एंड ओजोन एयर पोल्यूशन collectively caused 3.4 million death worldwide in 2017 and over 1.2 in India। आप देख सकते हो कि इंडिया में कितनी डेथ कोज कर रहा है। तो ये एक आप रिपोर्ट है, आप इसको रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना, हर पॉइंट इसका अच्छे से कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पीटी या मेंस में ये बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। अब देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का डेली एनुअल एवरेज NO2 लेवल वे बियॉन्ड द सेफ लिमिट सिंस 2013। तो 2013 से लेकर के अगर हम 2022 की बात करें और NO2 एमिशन की बात करें तो दिल्ली का जो NO2 एमिशन है वो सेफ लिमिट से, तो सेफ लिमिट को तो हम भूल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्यों भूलना जाना चाहिए? क्योंकि अगर वेरी पुअर भी रहे तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि सिवियर सिचुएशन हो रही है अभी अभी जो अक्टूबर नवंबर का जो महीना है उसमें तो सिवियर पोल्यूशन है। तो जब भी पुअर पोल्यूशन रहता है तो बहुत खुश होते हैं दिल्ली की जनता कि ठीक है अब शांति है थोड़ी सी पोल्यूशन में, बट जब सिवियर होता है तो फिर जो है चैलेंजेस रहते हैं। तो ये इस तरीके से देखो कि 2013 के बाद किस तरीके से सेफ लिमिट से बाहर है। अब देखेंगे CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की हम बात करते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है एमिशन गैप रिपोर्ट, जो हर साल ये एमिशन गैप रिपोर्ट निकलती है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा लगातार कंसंट्रेशन बढ़ रहा है 1990 से लेकर 2000 2010 एंड 2020 तक, किस तरीके से हम जो हमारा जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं 38 गीगा टन CO2 पर जो एमिशन होता था पर ईयर, अब 42 हुआ है, फिर 51 हुआ और आज हम देख रहे हैं कि 54 गीगा टन हो रहा है लगातार। तो किस तरीके से जो एमिशन कंसंट्रेशन आप देख रहे हो जो बढ़ रहा है, ये जो ट्रेंड है ये है 1990 से लेके दिस ट्रेंड इज 1990 से 2021 तक का ट्रेंड है। किस तरीके से जो ट्रेंड बढ़ रहा है, और उस ट्रेंड में भी देखोगे जो कंसंट्रेशन आप देखोगे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की है, ये कंसंट्रेशन आप बढ़ रही है कि 52 पे हम आज जैसी सिचुएशन हमारी हो गई है। तो ये बहुत ही टिपिकल है, अगर आप देखोगे बहुत ही ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैसेज की हम बात करते हैं, क्योंकि CO2 जो है वो वन ऑफ देम क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, जो हमारा जो इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी बात करते हैं। अगर हम ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, ओवरऑल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो वाटर वेपर का रहता है, और वाटर वेपर क्या होता है, नेचुरल होता है। बट जब हम इंक्रीज की बात करते हैं तो CO2 का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है इंक्रीज में, ठीक है।
आप देखेंगे वायर की एक रिपोर्ट है, जी का आर्टिकल आया है इसमें, इंडियाज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन फार बिलो वर्ल्ड एवरेज। यूनाइटेड नेशंस जो एनवायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है कि ठीक है हमारा जो एवरेज है ना वो वर्ल्ड से भी बहुत कम है। तो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, क्योंकि हमारे एक तो वैसे तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें और या CO2 एमिशन की बात करें तो हम थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। बट जब हम पर कैपिटा की बात करते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है उस हिसाब से, तो पर कैपिटा हमारा बहुत ही कम है, वर्ल्ड से तो कम है। तो ये वर्ल्ड लीडर्स जो है, जो USA है, रसिया है या फिर अदर यूरोपियन कंट्री, उनको देखना चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया जैसी, वो कैसे अपना पोल्यूशन को जो लेवल है CO2 एमिशन, क्योंकि अभी इकोनॉमी को भी ऊपर लेकर के जाना है तो कैसे कम करे, तो उनको कहीं ना कहीं इस को समझना पड़ेगा। पेरिस क्लाइमेट में भी बहुत सारी डील्स हुई थी जो कि हम अभी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करेंगे और यहाँ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करेंगे। ये सब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम्स के डेटा है जो रिलीज हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। आप देखिए सबसे ज्यादा जो एमिशन रिलीज हो रहा है, अगर हम टोटल की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा इसमें चाइना। चाइना नंबर 1 पे बैठा हुआ है अभी, ठीक है। फिर है USA, फिर है इंडिया, तो ठीक है इंडिया तीसरे नंबर पे। बट जब हम पर कैपिटा की बात करते हैं, पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करते हैं, तो इंडिया वर्ल्ड लेवल आप देखोगे इंडिया वर्ल्ड लेवल से भी नीचे है। तो इंडिया का अगर आप देखोगे 3 से भी कम है, 2.8 और 2.7 के करीब है। जबकि अगर वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो 6.2 है, 6.1 के करीब है जो एमिजन, अगर हम पर कैपिटा की बात करते हैं। तो सबसे पर कैपिटा में सबसे ऊपर कौन है, USA। तो USA क्या है, सबसे ऊपर है, फिर रशियन फेडरेशन और फिर चाइना। तो ये पीटी के लिए कहीं ना कहीं आपको आने वाली जो अपकमिंग आपके पीटी है उसमें कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट मिलेगा जरूर। अब देखेंगे CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन। तो ये मेट्रिक टन CO2 पर ईयर का फ्यूल कंबशन है, ठीक है। ये इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जो आप देखोगे जो CO2 एमिशन हो रहा है 2018 का एक डेटा है, जिसमें जो 13%, जो 13% है आप देखोगे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए आ रहा है। 3% आप देखोगे एग्रीकल्चर, 5% जो है इसमें बिल्डिंग, 34% जो है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है मेजर पार्टनर है, कंट्रीब्यूटर है अगर मैं कहूँ। यहाँ पे 4% अदर एनर्जी सेक्टर से और 41% आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा कौन है, 41% इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे जो फोसिल फ्यूल बेस्ड जो कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं उनसे 41% आ रहा है। फिर आप देखोगे इंडस्ट्रीज जो हमारी चल रही है, जैसे स्टील है या फिर आयरन है या फिर एल्यूमिनियम, अगर इंडस्ट्रीज उनकी बात करते हैं, और ट्रांसपोर्ट से 13% आ रहा है। तो ये डेटा आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। और किस तरीके से 1990s में जो हमारा मैट्रिक टन था 50, जो 500 था, उससे हमारा आज जो CO2 लेवल है कितना लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और आज हम जो है वर्ल्ड की तीसरे नंबर पे जो इकोनॉमी, क्योंकि हमें अभी UK को पीछे हटाया, तो हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि CO2 भी लगातार, क्योंकि फोसिल बेल्स जो हमारी इंडस्ट्रीज है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, सब जो चल रहा है वो कोल फायर से चल रहा है। तो क्योंकि तो ठीक है, तो इससे हम ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी CO2 एमिशन भी ग्रो कर रहा है साथ साथ। अब देखेंगे मीथेन एमिशन, CH4 एमिशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030, ठीक है, बेसलाइन रिपोर्ट्स है, व्हाई एक्ट नाउ ए न्यू एरा फॉर एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशंस। तो ये आप देखोगे जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। जो क्लाइमेट क्लीन एयर पॉल्यूशन है ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले आपकी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम आप बात करेंगे इसमें। तो दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले कि मीथेन एमिशंस की। जो मीथेन है द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। आप देखोगे जितनी नेचुरल गैस की आप बात करते हो, सेल गैस है या फिर अदर नेचुरल गैस आप बात करते हो, पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, उसमें मीथेन क्या है, मेन कंपोनेंट रहता है। तो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोर देन 25% ऑफ द वार्मिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे। IPCC की रिपोर्ट कहती है। तो IPCC की रिपोर्ट क्या कह रही है कि इंक्रीज, अभी मैंने बताया था कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वाटर वेपर का रोल सबसे ज्यादा रहता है, बट वो नेचुरल है। बट जब हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की बात करते हैं या इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, CO2 के बाद मीथेन आता है, ठीक है। तो 25% इन दी वार्मिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। तो मीथेन इज पावरफुल ग्रीन हाउस गैस विद ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, मीथेन का CO2 से ज्यादा है, ठीक है। तो इज 80 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम 20 अगर रिलीज हुआ है तो 20 ईयर्स पीरियड्स की हम बात करते हैं, तो बट क्या है कि जो मीथेन है ना उसकी लाइफ टाइम कम है मीथेन की। तो मीथेन की लाइफ टाइम कम है, तो इसलिए ग्लोबल जो लीडर्स है वो कहीं ना कहीं मीथेन फेज आउट की बात कर रहे हैं कि अगर मीथेन को हम फेज आउट कर लेंगे
और ये जल्दी ही एनवायरमेंट से क्या होता है, एस्केप भी कर जाएगा। तो जल्दी एनवायरमेंट से एस्केप करेगा, ठीक है, और जल्दी ही हमें कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग को हम कंटेन कर रहे हैं, जल्दी हमें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि CO2 की अगर आप लाइफ टाइम की बात करते हैं बहुत ज्यादा है, तो 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर हम CO2 की बात करें। बट CO2 क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेजर के लिए हम बात करना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म मेजर की बात करें तो मीथेन को, या सूट जैसे होता है ना, ब्लैक कार्बन की हम बात करते हैं, अगर हमको जल्दी से जल्दी कंटेन करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या होगा, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो इसलिए मीथेन, ग्लोबल मीथेन प्लस की बात हो रही है कि हम जल्दी से जल्दी इसको मीथेन को फेज आउट करें। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी 80 टाइम्स ग्रेटर होता है, और 25% इसका कंट्रीब्यूशन है, तो जल्दी हम इसको वो कर लेंगे। Methane is responsible for around half of the growth in tropospheric ozone formation, a dangerous air pollutant। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कहता है, क्योंकि जब NOx और जो मीथेन्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या होता है, बहुत ही डेंजरस एयर पोल्यूटेंट्स है, एज पर दी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट भी ये कहती है। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। आप देखोगे जो मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो VOC होते हैं हमारे, उनसे जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन होती है, तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और ओजोन हमें पता है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है, जो कि जो वार्मर जो होती है ना, जो समर सिचुएशंस में होता है, बहुत ही एक तरीके का डेडली और डिजास्टर्स बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो उसका एक जो मेन कोज है वो ओजोन का फॉर्मेशन भी है। तो हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। तो जो ये जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, ये लॉन्च हुआ था G20 समिट में। तो जब G20 समिट में लॉन्च हुआ तो क्या हुआ, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO, ये कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी रूप में इसमें भी क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो ठीक है, इज ए डेटा ड्रिवन एक्शन फोकस इनिशिएटिव बाय द यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये UNEP, जब इस तरीके के जब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर एयर पोल्यूशन पे जो लड़ाई चल रही है उस चीज की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ इनिशिएटिव रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के इनिशिएटिव। तो ये हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है, विद सपोर्ट फ्रॉम द यूरोपियन कमीशन टू कैटलाइज ड्रामेटिक रिडक्शंस ऑफ द मीथेन एमिशन स्टार्टिंग विद द एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी सेक्टर से वो स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर या अदर सेक्टर में जाएंगे कि किस तरीके से हम मीथेन एमिशन को कम कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी G20 समिट में जो हुआ वहां पे लॉन्च हुई थी, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का ये मेजर इनिशिएटिव है। अब देखेंगे ग्लोबल मीथेन प्लास के बारे में बात करते हैं। इसको COP26 आप सभी ने सुना होगा, ग्लासगो क्लाइमेट समिट। तो जो ग्लासगो क्लाइमेट समिट था आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, ग्लासगो में हुआ था UK में, यूनाइटेड किंगडम। तो जो ग्लासगो क्लाइमेट समिट हुआ था इसमें एक प्लाज हुई थी, वैसे तो बहुत सारी प्लाज हुई थी, हम यहाँ पे मीथेन की बात करें तो ग्लोबल मीथेन प्लाज की हम डिस्कस करेंगे। तो जो ग्लोबल मीथेन प्लाज हुई थी यहाँ पे, इसमें डिस्कशन हुआ था कि जो टारगेट बनाए गए थे, बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से मिलेगा कि इंडिया ने इसको साइन किया है, रेटिफाई किया है, ठीक है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपने देखे होंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस, जो ईयर के जो क्वेश्चंस आपने UPSC के देखे होंगे, तो इस तरीके के ट्रेंड है वहां पे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया ने साइन नहीं किया। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ टारगेट बनाए गए हैं कि 2030 तक जो है 30% के अराउंड जो है वो जो मीथेन का जो एमिशन है उसको कट करेंगे। तो इस ये पूरा मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट लगाया हुआ है जो ग्लोबल मीथेन प्लास का जो यूनाइटेड नेशंस ने निकाला हुआ है। तो मैं पढ़ लेता हूँ इसको एक बार। recognize that in order to ensure the global community meet at the पेरिस एग्रीमेंट, हमने देखा कि 2016 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ जिसको हम पेरिस क्लाइमेट डील बोलते हैं। तो पेरिस क्लाइमेट डील में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई लीगली बाइंडिंग जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि कंट्रीज क्या होंगे, अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो टारगेट होंगे उनको देंगी, और उस हिसाब से क्या होगा वो एमिशन को कट करेंगे, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है हम उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस और मैक्स टू मैक्स 2 डिग्री सेल्सियस तो हम उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो लिमिट 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, हमारा जो टारगेट था अचीव ग्लोबली बाय द 2030 तक। तो रिकॉग्नाइज दैट की शॉर्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ द मीथेन मींस दैट टेकिंग एक्शन नाउ कैन रैपिडली रिड्यूस द रेट ऑफ द, जैसे मैंने अभी प्रीवियस जो स्लाइड्स में बताया था कि क्यों मीथेन पे इतना ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि मीथेन की जो लाइफ टाइम है वो कम है, उसके बाद जो मीथेन होता है वो उसका कन्वर्जन होता है, एस्केप हो जाती है। मीथेन के ऐसा क्या होता है, मीथेन से CO2 भी बनती है, ये भी एक बार UPSC में स्टेटमेंट पूछा गया था।
ठीक है। तो मीथेन पे अगर हम एक्शंस लेंगे तो कंट्रोल अगर मीथेन को हम कर लेते हैं तो जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही कि दैट रेडिली अवेलेबल कोस्ट इफेक्टिव मीथेन एमिशन मेजर टू हैव अ पोटेंशियल टू अवॉइड दी ओवर 0.2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बाय 2050। अगर हम आज कंट्रोल कर लेते हैं तो 2050 तक हमें रिजल्ट दिख जाएगा और 0.2 डिग्री सेल्सियस तक कम भी कर सकते हैं हम। तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस तरीके से, रिकॉग्नाइज दैट कि मीथेन अकाउंट फॉर 17% ऑफ द जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज से। ठीक है, तो प्रिंसिपली फ्रॉम द एनर्जी एग्रीकल्चर एंड वेस्ट सेक्टर। तो यहाँ पे जो इसमें पूरा टारगेट बनाया कि हमने एनर्जी एग्रीकल्चर और वेस्ट सेक्टर को हमारे जो फ्रंट पे रहेगा। तो अगर हम इसको एक समरी में देखें तो जो ग्लोबल मीथेन जो प्लाज है ये पूरे जो है वर्ल्ड की 103 कंट्रीज ने इसको साइन किया है, सिग्नेटरी और रेटिफाई भी किया है, बट इंडिया ने अभी तक इसको साइन नहीं किया, न ही इसको रेटिफाई किया। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा इसमें क्या है कि मीथेन को क्यों टारगेट में लिया है, मीथेन को इसलिए क्योंकि इसकी शॉर्ट लाइफ टाइम होती है। तो क्या होगा कि जैसे अगर मीथेन को हम एमिशन कम कर लेते हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कि 0.2 डिग्री सेल्सियस तक हम जो है बाई 2050 तक हमें इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। फिर देखा गया कि इसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर एनर्जी सेक्टर है, एग्रीकल्चर और वेस्ट सेक्टर है, तो उन पे हमारा बेसिकली हमारा फोकस रहेगा। ये हम इसमें डिस्कस किया है। अब देखेंगे इसके टारगेट क्या है। अगर हम इसके कमिट को देखें, अगर हम आपको कमिट को देखते हैं तो कमिट क्या है, टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू कलेक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू वर्क कलेक्टिवली रिड्यूस ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन। क्यों एंथ्रोपोजेनिक क्यों लिखा है, क्योंकि नेचुरल को तो हम कम कर ही नहीं सकते ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। अक्रॉस ऑल सेक्टर बाय एटलीस्ट 3%, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3% बाय बिलो 2020 लेवल। ये बहुत इस तरीके की जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके का आपको स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं कि 2020 लेवल, 2010 लेवल, ठीक है, 2005 लेवल। तो इस तरीके के आपके रहेंगे कि 2005 लेवल हो गया, 2010 लेवल है, 2020 लेवल, और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, और यहीं पे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो गलत भी होते हैं। बाई 2030 तक हमारा ये टारगेट है पूरा ग्लोबल मीथेन एमिशन का। तो कमिट टू मूविंग टूवर्ड्स यूजिंग हायर, ठीक है, हाईएस्ट ईयर आईपीसीसी गुड प्रैक्टिसेस, हम जो है मेथोलॉजी हमारे पूरे वो रहेंगे उस तरीके से हम जो कमिट करते हैं कि हम जो है अपना पूरा टारगेट यहाँ पर अचीव करें। इस तरीके का पूरा ग्लोबल मीथेन एमिशन में ये पूरा टारगेट हमारा बनाया गया है। अब देखेंगे 10 कंट्रीज प्रोड्यूस 57% ऑफ द ग्लोबल मीथेन एमिशन मिलियन टॉन्स CO2 इक्विवेलेंट। अगर हम देखा जाए तो ये अगर आप देख रहे हो कि किस तरीके से लगातार अगर आप देख रहे हो एमिशन किस तरीके से बढ़ रहा है। क्लाइमेट वॉच का ये डेटा है, ठीक है, क्लाइमेट वॉच भी इस तरीके की जो रिलेटेड डेटा, जो ग्रीन हाउस गैस के रिलेटेड डेटा है वो निकालते हैं क्लाइमेट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि क्लाइमेट वॉच क्या है, किसका ये इनिशिएटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी आपके लिए है कि आप यहाँ से अपने नोट्स बनाएं ताकि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा चाइना, फिर रशिया और फिर इंडिया। तो तीसरे नंबर पे कौन है, इंडिया है, अगर हम मीथेन एमिशन की बात करें। तो सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन, अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा सोर्स जो है वेटलैंड्स, फिर एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर। तो हमने देखा था कि यही मेजर तीनों भी है, और इसमें ही जो ग्लोबल मीथेन एमिशन जो था प्लान जो थी उसमें इन्हीं को टारगेट किया गया था, एनर्जी सेक्टर को, ठीक है, ये तीनों को, इन तीनों को टारगेट किया गया था, एनर्जी, एग्रीकल्चर और वेटलैंड। और फिर फोर्थ नंबर पे आता है वेस्ट। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से, तो आप यहाँ से बता भी सकते हो कि मीथेन एमिशन कहाँ ज्यादा हो रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे चाइना, चाइना में भी एग्रीकल्चर बेस है, पूरा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है वो भी। तो चाइना में, रसिया में आपको कैसे मिलेगा, रसिया में आपको क्या मिलेगा, ज्यादातर वेटलैंड, मार्सी एरिया ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, वहां पे आपको इस तरीके का भी मिलेगा, और एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटर है। एनर्जी सेक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया, इंडिया में तो आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर तो पूरा ही है, ठीक है, वेटलैंड्स आपको बहुत मिलेगी इंडिया में। तो इंडिया भी तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके की कंट्री आप देख सकते हो कि चाइना, रसिया और इंडिया, ये तीनों ही जो है इसके मेजर एमिटर्स है। अब देखेंगे एग्रीकल्चर, अभी इंडिया का एक रिपोर्ट जो है आर्टिकल्स है इंडिया से रिलेटेड हम देखेंगे।
एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर 61% ऑफ द टोटल मीथेन। ठीक है, क्योंकि इंडिया आप देखोगे एग्रीकल्चर बेस है, अभी भी आप देखोगे क्योंकि हम बड़े ही हम ट्रांजिशन कर लिए होगा, हमारी इकोनॉमी पूरी कवर हो रही है, बट अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉपुलेशन की डिपेंडेंस है वो बहुत जल्दी से इतनी जल्दी से कम हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं वो मिसमैच है इंडिया में। तो इसलिए एग्रीकल्चर देखोगे आप 61% अभी भी है, और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एग्रीकल्चर क्या है कि सेफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं है। ठीक है, हम अनसेफ हैं, ठीक है, उस चीज से लेकर के 61% टोटल मीथेन में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। ठीक है, वाइल इंडिया एनर्जी सेक्टर अकाउंट फॉर 16% एंड वेस्ट है 19.8% ऑफ द ग्लोबल मीथेन ट्रैकर की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार आप दे सकते हो। अब देखेंगे पार्टिकल पोल्यूटेंट्स। तो पार्टिकल पोल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं, सॉलिड पोल्यूटेंट्स का पार्ट्स है। ठीक है, तो पार्टिकल पोल्यूटेंट्स में टू टाइप्स ऑफ द पार्टिकल पोल्यूटेंट्स हम देखेंगे, वायबल पार्टिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं और नॉन वायबल। वायबल क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह वगैरह होते हैं उनसे, तो जो हमारे लिविंग क्रिएचर है उनके हिसाब से जो पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं। नॉन वायबल्स क्या है, जो एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो रिलीज हो रहे हैं उनको नॉन वायबल बोलते हैं। अब स्मोक पे क्वेश्चन आया था, तो सबसे पहला जो पार्टिकल पोल्यूटेंट्स हैं वो स्मोक के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी साल यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था स्मोक फोटोकेमिकल पे क्वेश्चन आया था, तो डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, एम्फेसाइजिंग इट्स फॉर्मेशंस, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन, एक्सप्लेन दी 1999 जो ये जो गोथनबर्ग जो प्रोटोकॉल थी, गोथनबर्ग जो प्रोटोकॉल थी वो इसी से रिलेटेड है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करना था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी पूछे, क्योंकि पॉल्यूशन जो है ना बहुत एमर्जिंग चैलेंज अब बना हुआ है हर कंट्री के लिए। ठीक है, अब सिचुएशन जो है इन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करेंगे और हर साल इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम्स के हिसाब से हम देखें तो आप देख सकते हैं कमेमोरेटिंग दी स्मोक डे, उन्होंने क्या किया 5 दिसंबर 2017 इज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्मोक डे, ए मोमेंट टू रिमेंबर ऑल ऑफ द पीपल्स हु हैव डाइड प्रीमैच्योरली एंड अवर्ली, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो स्मोक डे आल्सो गिव अस ए चांस टू एडवांस विजन। तो क्यों हम किस तरीके से इस तरीके से जो डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों अवेयरनेस को फैलाने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है कि इससे कुछ कर हो जाएगा, बट जब अवेयरनेस आएगी तो हमारे जो एक्शंस होंगे, जैसे होता है ना कि हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, हमारे हर एक्शंस में क्या है कि कार्बन हम रिलीज करते हैं, चाहे हम डे सुबह से उठने से लेकर शाम तक का कहीं ना कहीं हमारा कितना योगदान, हमारा कितना रहा कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हम डे को सेलिब्रेट करते हैं कि ताकि हमारे डे टू डे एक्शन में हम कितना एमिजन कम कर सकते हैं। अगर हम स्मोक की बात करें, जैसे मीथेन एमिजन, जितना ज्यादा हम खाना जैसे वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो वेस्ट के आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट था, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मीथेन एमिजन में था। तो हमारे अवेयरनेस से भी पोल्यूशन को हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो ये जो है मनाया गया था इसको कमेमोरेट करने के लिए। अब देखेंगे हम द ग्रेट स्मोक ऑफ 1952। आप सभी ने पता होगा कि किस तरीके से जो कोल फायर्ड प्लांट थे, अदर जो थे, उनकी जो गैसेस थी वो कैसे एक्यूमुलेट हुई, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे एक्यूमुलेट हुई। और सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि विंटर की सिचुएशंस थी, और विंटर की सिचुएशंस को समझेंगे हम बाद में कि किस तरीके से इसका जो मैकेनिज्म वो बाद में देखेंगे थोड़ा सा। अभी इसको यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 का याद करते हैं हम। ग्रेट डेली स्मोक ऑफ नवंबर 2016 को हम याद करते हैं कि किस तरीके से जो सिचुएशंस थी, कैसे जो दिल्ली था पूरा चौक हो गया था। ठीक है, सांस लेने पे जो है पूरा इस तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सामने आई उस तरीके की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्मोक, तो दो तरीके के स्मोक होते हैं, विंटर स्मोक होते हैं और समर स्मोक। विंटर स्मोक मतलब जो विंटर में होते हैं इनको हम क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं, ठीक है, और जो समर स्मोक होते हैं उनको हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। अब विंटर स्मोक की बात करते हैं। जब हम विंटर स्मोक की बात करते हैं तो क्या होगा, सल्फर स्मोक भी बोलते हैं इसको। सल्फरस क्यों होता है, क्योंकि इसमें SO2 बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस तरीके के जो स्मोक होते हैं। तो आल्सो नोन एज दी लंदन स्मोक। लंदन स्मोक क्योंकि इस तरीके का जो स्मोक था वो फर्स्ट टाइम जो है लंदन में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो लंदन जैसे होता है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो क्या पहली जो साइट थी IBC की वो हड़प्पन थी, तो इसके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल देते हैं। तो ऐसे ही लंदन में पहली बार देखा गया कि इस तरीके की जो सिचुएशन थी, तो इसको लंदन स्मोक भी बोलते हैं, लंदन टाइप ऑफ स्मोक भी बोलते हैं इसको। डेवलप्स ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर ऑक्साइड in the air, and this gas is serious air pollutants causing irritation to the human eyes, nose and lungs। ठीक है, तो it is released into the air by sulfur bearing जो fossil fuels है, like जैसे coals है, volcanoes also emit the sulfur oxides in the atmosphere। अब इनको हम विंटर क्यों कहते हैं, विंटर में ही क्यों होते हैं। जब आप विंटर की बात करते हैं तो विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन आपने सुना होगा, बहुत कॉमन फिनोमिना। तो जो क्या होता है, रेडिएशन विंडो के थ्रू क्या होता है कि
जो सरफेस होती है हमारी, अगर अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ सरफेस क्या ब्लैक बॉडी है, और ब्लैक बॉडी की क्या खास बात होती है कि उसका जो एब्जॉर्प्शन और जो एमिशन होता है वो दोनों क्या होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं। तो अर्थ क्या करती है, बहुत जल्दी से एमिट भी कर जाएगी, तो कूलिंग भी बहुत जल्दी से होगी। और जब कूलिंग का जो प्रोसेस होता है, इसके आसपास देखो जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो कंडक्शन का प्रोसेस तो ओनली कुछ ही हाइट तक होगा, और उसके बाद जो मिलती है, जो टच में आता है, तो क्या होता है कि ये जो सरफेस है इसकी कूलिंग बहुत ज्यादा होती है, और अपर एयर क्या रहती है, वार्म रहेगी। तो जो वार्म एयर रहेगी ऊपर वाली, और नीचे क्या रहेगी, कूल एयर रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, आप देख सकते हो, आप जो नॉर्मल सिचुएशंस होती है, जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटेगा, नॉर्मल जो एनवायरमेंटल जिसको हम लेफ्ट रेट की बात करते हैं, बट यहाँ पे सिचुएशंस क्या होगी, इन्वर्ट होगी, ठीक है, जिसको हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी बोले। इससे क्या होगा कि जो वर्टिकल जो मूवमेंट है एयर का वो नहीं होगा, जिसको हम कन्वेक्शन जो सेल बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट हो। अब क्या होगा कि जो भी पोल्यूटेंट्स होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, चोक हो जाएंगे या ट्रैप हो जाएंगे। और जब ट्रैप होंगे तो क्या होता है, SO2 क्या होता है कि जो भी हल्का फुल्का जो भी यहाँ पे आपको देखेगा वाटर वेपर मिलेगा, उनके साथ रिएक्ट करेंगे, और इस तरीके का क्या बनेगा, फोग बनाए, वो स्मोक बनाएंगे, जिसको हम क्लासिकल स्मोक या सल्फरस स्मोक भी बोलते हैं, क्योंकि SO2 का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो H2SO4 बनता है यहाँ पे, बहुत ही एसिडिक रहता है ये, ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैप हो जाता है। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और हर बार ये क्वेश्चन आता भी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन आया कि जो इसी बार ये क्वेश्चन आया कि जो दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उसका क्या, और ये यूपीएससी के GS में भी आया है कि दिल्ली का ऐसा क्या है कि जो दिल्ली है वो मेनली एयर पोल्यूशन या स्मोक सिचुएशन दिल्ली में ही ज्यादा देखने को आपको मिलती है। क्योंकि आप देखोगे हिमालय पीछे से ट्रैप है, फिर विंटर सिचुएशन यहाँ पे होती है, रिवर के किनारे है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दिल्ली को क्या बनाते हैं, एक हब बना देते हैं, हॉटस्पॉट बना देते हैं स्मोक का। वाई विंटर स्मोक फॉर्म, जब मैंने वही बात करी, इट इज प्राइमरली द फिनोमेना ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द SO2 इन द विंटर रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर टू फॉर्म H2SO4 thus मेकिंग द स्मोक एसिडिक। तो ये स्मोक का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ये देखिए आप सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर में क्या रहेगा, सिचुएशन थोड़ा वार्म सिचुएशन रहती है, बट जैसे जैसे अक्टूबर से आती है, और अक्टूबर में होता क्या है कि दिल्ली में थोड़ा सा दिवाली भी इसी समय पे आती है, अक्टूबर नवंबर में दिवाली भी रहती है, उस समय पे धान की फसल भी उसी समय पे कटती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड या अदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका आना दिल्ली में तो लाजमी है, ठीक है। अब एयर भी बहुत इसमें मेजर रोल करती है कि क्या होता है कि विंटर आते आते क्या होता है कि जो मानसून होता है वो पूरा चला जाता है, और हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। हाई प्रेशर डेवलप होने से क्या होगा कि पूरा आप देखोगे यहाँ पे रेडिएशन विंडो के थ्रू टेम्परेचर इन्वर्जन होना बहुत कॉमन हो जाता है। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस है आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते आते बहुत कॉमन हो जाएगा दिल्ली में पोल्यूशन। अब देखेंगे समर स्मोक को, ठीक है। समर स्मोक को हम फोटोकेमिकल स्मोक भी बोलते हैं। तो समर स्मोक आल्सो नोन एज द फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। तो ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होते हैं, दीज आर दी produced when sunlight react with the mixtures of the जो हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड एट लीस्ट वन ऑफ द जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो VOC होते हैं, इनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब ये रिएक्शंस होता है, इस रिएक्शंस में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे ओजोन्स हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड्स हो गया, या प्रोक्सिन जो एसिटाइल नाइट्रेट्स हो गया, पैन होता है जिसको हम बोलते हैं, वो रिलीज होते हैं, और ये पूरा एक कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। तो एज ए रिजल्ट दे मेक ए ब्राउनिश हेज दैट कैन बी सीन अबव द सिटीज यूजुअली इन द समर मंथ में। ये क्या होता है, समर मंथ में होता है। लॉस एंजलस का आपने सुना होगा, फोटोकेमिकल स्मोक ऑफ द लॉस एंजलस, तो समर में होता है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये होता है, ठीक है। तो देयर इज ए लॉट्स ऑफ सन, तो सन की वजह से होता है, तो ये इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को हमें समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट इंक्लूड द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। When they react with the sunlight, they create secondary pollutants, meaning the ozone at ground level, जिसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोलते हैं, और अदर हार्मफुल कंपाउंड लाइक जैसे पेरोक्सिड, जो एसिटाइल नाइट्रेट्स है, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड्स है, इस तरीके के जो कंपाउंड, ये हमारे सेकेंडरी। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक आप देखोगे वो क्या है, मिक्सचर्स ऑफ दीज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब पता चल गया ना कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, वो मिक्सचर से है इस चीज का, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे, और किससे हुआ, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स उसका मेन कॉज है। तो ये देख सकते हैं कैसे सोलर जब रेडिएशंस रहेगी उस समय पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, वाटर वेपर्स है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड से जो एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, जिसको नवजात ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है।
ठीक है, वो मोलिकुलर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे रिएक्शंस होगा आपस में, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे है, वीओसी यहाँ पे, तो क्या बनाएंगे, ओजोन फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, आप देखिए ओजोन बन रहा है, एल्डिहाइड्स बन रहे हैं, पैन है, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड बन रहा है। ये आप देखो, ये जो पूरा आपको क्लाउड जो आपको बादल मिलेगा, ये क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिलीज हुए, ये भी कहीं से रिलीज हुए, इनका भी कोई सोर्सेज रहेगा। इनका सोर्सेज हमने देखा, अभी पढ़ा हमने कि नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। तो मेनली जो एक्सेलरेटेड जो फिनोमिना हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हो रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक वजह से, क्योंकि नेचुरल तो क्या है, जब भी कोई भी नेचुरल रिलीज हो रहा है वो बैलेंस है। जब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करते हैं, क्या होता है, उसको एक्सेलरेट इफेक्ट देते हैं, जिससे जो डिसबैलेंस है वो क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। और उसके वजह से क्या होता है कि पहले इस तरीके के पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे, फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होंगे, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक, उनका फर्दर एक कंसिक्वेंसेज हमारे ऊपर देखने को मिलता है, और उसका एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस भी देखने को मिलता है। क्लासिकल स्मोक वर्सेस फोटोकेमिकल। तो क्लासिकल स्मोक हमने देखा था विंटर स्मोक है, लंदन स्मोक को बोला जाता है, और लॉस एंजलिस जो स्मोक है आप देख सकते हो, ये क्या है हमारा फोटोकेमिकल। इसको क्लासिकल क्यों बोला गया है, जैसे क्लासिक होता है ना, जो क्लासिकल जो गैसेज होती है, जैसे हमारी CO2 है या फिर अदर गैसेज है, उनको क्लासिकल है, तो मतलब ओरिजिन से माना गया है ना क्लासिकल्स को। ये है फोटोकेमिकल, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आता है, ठीक है। अब देखेंगे व्हाट आर VOC, ठीक है। तो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसका बहुत बड़ा मेजर रोल है हमारे फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशंस में, तो VOC होते क्या, तो VOC क्या होते हैं, VOC और कंपाउंड्स होते हैं दैट हैव हाई वेपर प्रेशर्स एंड लो वाटर सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो वाटर सोल्युबिलिटी इनकी बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है, एनवायरमेंट में बहुत समय तक रहने वाले हैं, ठीक है। तो जब कोई भी चीज ऐसे कुछ पोल्यूटेंट्स है जो एनवायरमेंट में बहुत समय तक रहने वाले हैं, इसका मतलब उनके जो हार्मफुल कंसिक्वेंसेज वो बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि VOC क्या है, ये हाई वेपर प्रेशर, मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर पे आप देखोगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होते हैं, बहुत ही गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड दैट इवेपोरेट इजिली एट द रूम टेम्परेचर, तब इवेपोरेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि एटमोस्फेयर में इनका मिक्सचर होता है, उसमें रिएक्शन होते हैं। जैसे एटमोस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो वहां पे पहले से एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से अदर गैसेज है, तो जैसे ही जो VOCs है, ये हमारे कंपाउंड इवेपोरेट्स होते हैं तो रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाएंगे, जिनको हमने देखा अभी, पैन है या एसिडिहाइड्स है या फिर अदर्स, ओजोन है, वो क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन हो जाता है। तो VOC टिपिकली आर, आप अगर VOC को देखते हो, VOC क्या, VOC टिपिकली आर इंडस्ट्रियल सोलवेंट सच एज, आप देखोगे जो ट्राइक्लोरो इथाइल है, या फ्यूल जो ऑक्सीजनेट्स है, ठीक है, सच एज मिथाइल टर्ब्यूटाइल ईथर है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय दी क्लोरीनेशन इन वाटर ट्रीटमेंट में सच एज क्लोरोफॉर्म, तो वहां से हमारे VOC क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो VOC आर ऑफन कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम फ्यूल्स, हाइड्रोलिक फ्यूल्स, ठीक है, पेंट थिनर्स, ठीक है, एंड ड्राई क्लीनिंग एजेंट। तो VOC आर कॉमन ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट्स भी है। तो यहाँ से भी, इन फैक्ट से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको PT में देखने को मिलेगा जरूर। अब देखेंगे व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज होते क्या, आप सभी ने सुना होगा कि ग्रीन, इनका नाम ग्रीन हाउस गैसेज पड़ता क्यों है, ऐसा क्यों है कि ग्रीन हाउस गैसेज। तो क्योटो प्रोटोकॉल्स कवर 6 कैटेगरीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल्स है, ये क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन जो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन थी, उसमें एक प्रोटोकॉल्स अडॉप्टेड हुई थी। तो प्रोटोकॉल से 6 जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कवर करती है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रो जो फ्लोरोकार्बन है, ठीक है, पर फ्लोरो जो कार्बन है, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, SF6 है। तो ये 6 जो ग्रीन हाउस गैसेज है, आपको याद भी रखने वाला है, वो लिस्ट दे देगा PT में आपके कि कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज 6 ग्रीन हाउस गैसेज है। अदर ग्रीन हाउस गैसेज भी है, HFC भी ग्रीन हाउस गैसेज है, बहुत सारा पोटेंशियल भी है उनका, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मेजरली जो कॉमन ग्रीन हाउस गैसेज, जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इनको कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो इन 6 ग्रीन हाउस गैसेज को कवर करता है। तो अब हम देखेंगे, देखो ये जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज है जो क्योटो प्रोटोकॉल में इंक्लूडेड है, आप देख सकते हो। तो CO2 है, CH4 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स है, PFC है, SF6 आपने देखा ही है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस में जो कंट्रीब्यूशन आप देखोगे, जिसका आकार भी बड़ा आप देख लोगे, CO2 का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर इंक्रीज कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे ओवरऑल में देखेंगे तो वाटर वेपर का ज्यादा रहता है, बट जब हम इंक्रीज की बात करते हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से जो हुआ है,
वो आप CO2 आप देखोगे, फिर मीथेन का रोल आप देखोगे, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का देखोगे। बट इनके जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, उनको भी हम देखेंगे। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें कि कौन ज्यादा कोज करेगा, जैसे मीथेन है, मीथेन CO2 से ज्यादा करता है, बट अगर नाइट्रस ऑक्साइड्स को बात करोगे तो वो मीथेन से भी ज्यादा है उसका पोटेंशियल। जैसे हमने देखा था अभी कि मीथेन का जो पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग कोज करने में, वो 80 गुना ज्यादा है, क्रॉस ज्यादा है आप देखोगे CO2 से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। अब देखेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है कि जब ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते हैं, वैसे तो ये क्या है, आप देखोगे ना, ये नेचुरल फिनोमिना है, और इसी नेचुरल फिनोमिना की वजह से ही ह्यूमन एज वेल एज अगर अदर आप लिविंग क्रिएचर की बात करोगे अर्थ सरफेस पे या अर्थ पे, जो हमारा बायोस्फीयर है वो इसी की देन है ग्रीन हाउस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट के हिसाब से अगर हम गैसेज को हटा दें, तो जो अर्थ का अगर हम एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर देखेंगे वो -18 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। बट क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही क्या होता है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, गोल्डी लोक टेम्परेचर जिसको सिचुएशन हम बोलते हैं, अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस सच एज वाटर वेपर, वाटर वेपर का तो सबसे मेजर रोल रहता ही है ठीक है, ये मॉडरेटर की तरह काम करता है। CO2 आर अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये जो गैसेज है ना, वाटर वेपर है, CO2, ये क्या स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर है किसके, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, एंड पुअर एब्जॉर्बर ऑफ द सन विजिबल रेडिएशन। तो आपने देखा होगा कि जब सन की डायरेक्ट जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन को पेनिट्रेट कर जाती है। बट जब अर्थ पे वो आती है, अर्थ एज एन ब्लैक बॉडी है, तो अर्थ क्या करती है, परफेक्टली आप देखोगे वो एब्जॉर्ब करेगी और फिर एमिट करेगी। तो वो ब्लैक बॉडी की तरह काम करती है। तो जब एमिट करती है, तो जो इंफ्रारेड जो रेडिएशन जो एनर्जी है, अब वो इन गैसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो हमने देखा था कि वेरिएबल गैसेस भी है, और जिसमें वाटर वेपर और CO2 इंपॉर्टेंट जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है, अब वो इंफ्रारेड रेडिएशन को वापस जाने नहीं देगी। वो क्या करेंगे, क्योंकि अब वो इंफ्रारेड रेडिएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपने देखा कि इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो एज दिस गैसेज एब्जॉर्ब इंफ्रारेड जो रेडिएटेड जो एमिटेड एनर्जी है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दे गेन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, जब काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली तो क्या होगा, मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब मोशन होगा उसमें तो आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे क्या होगा, जो मोलिक्यूल्स होंगे गैसेस के आपस में टकराएंगे तो और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। इससे क्या होगा, एक इंक्रीज टेम्परेचर होगा। तो गैसेज मॉलिक्यूल शेयर दिस एनर्जी विद द ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हमने देखा था कि जो एटमॉस्फेयर उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो मेजर है, 71 और इधर 29 अब देखोगे ठीक है, विच आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, जो अर्थ की इंफ्रारेड रेडिएशन से जो भी एनर्जी जा रही है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, बट वो एनर्जी गेन कैसे करते हैं, वाटर वेपर और CO2 के जो मॉलिक्यूल से आपस में टकराते हैं तब वो करते हैं ऐसा। तो द कोलिजन क्या करता है, इंक्रीज दी ओवरऑल एनर्जी ऑफ द एयर। अब हमने देखा था कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ द गैसेज, तो मिक्सचर में तो ये सब आते हैं, तो ओवरऑल जो एनर्जी है एयर की वो बढ़ गई। जब ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई तो इसका होगा रिजल्ट इन इंक्रीज टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन है, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, वो टेम्परेचर, हम जो इंसोलेशन जिसकी बात करते हैं, तो इंसोलेशन क्या कर रहा है, टेम्परेचर में उसका कोई भी रोल नहीं है। टेम्परेचर में किसका रोल है, जब वो अर्थ सरफेस उसको एब्जॉर्ब करती है और फिर अर्थ उसको एमिट करती है एज ए इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, अदर जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है, ओवरऑल जो एनर्जी है अर्थ की जो एयर की वो बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। बिसाइड्स बीइंग सिलेक्टिव एब्जॉर्बर, हमने देखा था कि सिलेक्टिव एब्जॉर्बर, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, सिलेक्टिव एब्जॉर्बर होती है। तो ग्रीन हाउस गैस सिलेक्टिवली एमिट रेडिएशन, तो जैसे ये सिलेक्टिवली एब्जॉर्बर होती है, सिलेक्टिवली एब्जॉर्बर कैसे, इंसोलेशन को एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो एनर्जी है जो अर्थ के द्वारा एमिट होती है, जो कि लॉन्ग वेव है, उनको ये एब्जॉर्ब करती है। तो जब ये सिलेक्टिवली एब्जॉर्बर है तो ये क्या करेगी, एमिट भी क्या करती है, सिलेक्टिवली एमिट करती है। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन वेवलेंथ को। तो अगर मान लीजिए कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने क्या करा, IR को एब्जॉर्ब किया, ये IR हो गया। अगर इन्होंने IR को एब्जॉर्बर किया तो ये एमिट भी करेंगे इसको, तो एमिट भी कैसे करेंगे, इन ऑल डायरेक्शंस। आप देखोगे तो इन ऑल डायरेक्शंस में एक डायरेक्शन अर्थ सरफेस की ओर भी रहेगा, तो ये अर्थ सरफेस की ओर भी क्या करेंगी, एमिट करेंगे। ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो क्या करता है कि कुछ एनर्जी को, जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो एनर्जी होती है, इसको ट्रैप कर लेती है।
ठीक है। उस ट्रैप करने से क्या होता है, वो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, एक मेंटेन रहता है, जिसको हम देख रहे हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड उसको मेंटेन रखा जा रहा है। बट हुआ क्या है कि अब अगर इन ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती चली गई, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से क्या हो रहा है कि CO2 या मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। और कंसंट्रेशन इस तरह से बढ़ गई है, एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर बढ़ गई है कि जब टेम्परेचर अगर देखा जा रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से और आज तक का अगर कंपेयर करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज, तो माना जाता है आईपीसीसी रिपोर्ट के हिसाब से कि 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है बढ़ गया है। और उसके रिजल्ट भी देखने को मिले हैं बहुत जगह, जिस तरीके से जो वार्मिंग हो रही है, जिस तरीके से ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो सी लेवल चेंज हो रहा है, उससे रिजल्ट हमें दिख भी जाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा एनर्जी को ट्रैप करेंगे, उतनी ज्यादा जो इंफ्रारेड रेडिएशन, जो एनर्जी थी जो एस्केप कर जा रही थी स्पेस में, वो नहीं करेगी। अब जितना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएटेड एनर्जी को ट्रैप करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो वो ही रिजल्ट भी हो रहा है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे ही एनर्जी को ट्रैप भी करेंगे। तो ए पोर्शन ऑफ दिस एनर्जी इज रेडिएटेड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, जैसे हम देखा था कि अर्थ सरफेस की ओर हो जाता है, एंड एब्जॉर्ब, ठीक है, दस हीटिंग द ग्राउंड, और दोबारा से फिर ग्राउंड को हीट करते हैं। जैसे ग्राउंड को हीट करेंगे तो अर्थ दोबारा से फिर रेडिएटेड करेगा इंफ्रारेड रेडिएटेड एनर्जी को। तो इन दिस वे ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट इंफ्रारेड एनर्जी को एंड एक्ट एज ए इंसुलेटिंग लेयर अराउंड द अर्थ। तो ये पूरा जो अब तक मैंने समझा आपको, ये सब क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इसको इसी को हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन एनर्जी, तो अर्थ से क्या है, इनकमिंग सोलर एनर्जी आ रही है, जिसको हम इंसोलेशन बोल रहे हैं। तो ये इंसोलेशन हुआ। अब इंसोलेशन से क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज तो है, बट ये क्या है, हमने देखा कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या सिलेक्टिवली एब्जॉर्बर है। तो जब ये सिलेक्टिव एब्जॉर्ब है तो ये क्या करेंगे, ये इसको पूरे को आने देंगे, और अर्थ सरफेस पे आएंगे तो अर्थ सरफेस क्या करेगी, इस एनर्जी को दोबारा से एमिट करेंगे। यहाँ से देखो एमिट होना चालू हो गया, बट कुछ ग्रीन हाउस गैसेज रहेंगे बीच में। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो इसको सिलेक्टिवली एमिट भी करेंगे। तो दोबारा से देखो आप, अर्थ सरफेस पे दोबारा से एमिट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिसाइकिल ऐसी ट्रैप कर लेते हैं पूरी एनर्जी को, जिससे टेम्परेचर। वैसे आपने अब देखा होगा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो नॉर्मल आप देखा होगा, जब जैसे जो कार होती है वो खड़ी रहती है ना धूप में, और जैसे आप अंदर बैठते हो तो कितनी गर्मी होती है अंदर। क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो कैसे काम करता है, वो ऐसे ही करता है कि जो इंसुलेशन होती है उसको आने देता है, बट जब बाद में जो इंफ्रारेड एनर्जी होती है उसको जाने नहीं देता है। तो आपने ये तो एक सभी रोज रोज अपनी जो है, जो हमारी जिंदगी है उसमें हम देखते हैं इस तरीके की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसका बहुत एप्लीकेशंस भी यूज किया है, एग्रीकल्चर में इसका हमने एप्लीकेशन यूज किया है। ठीक है, जो क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है तो कहाँ हो रहा है कि जो ठंडे स्थानों पर हम अपनी जो ट्रॉपिकल जो ग्रोथ है उनको उगा सकते हैं। तो इसका एग्रीकल्चर और अदर एप्लीकेशंस भी है। बट अभी ग्रीन हाउस गैसेज का क्या हो रहा है कि बहुत निगेटिव रोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज का किस तरीके से जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसके निगेटिव कंसिक्वेंसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब देखेंगे ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर एंड ओजोन होल की बात करते हैं। ओजोन की बात हमने सुना है कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन तो फोटोकेमिकल स्मोक बना रहा है, तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर की बात। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर आपने देखा होगा कि अगर ये ट्रोपोस्फेयर है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है जब आप नीचे से ऊपर जाते हो। ठीक है, ये क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये ओजोन की वजह से होता है। तो जो ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फेरिक, वो क्या करते हैं, इंसुलेशन से क्या करते हैं, वो सिलेक्टिवली एब्जॉर्बर नहीं होती, वो इंसुलेशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो जब इंसुलेशन ऊपर से एब्जॉर्ब होगा तो क्या होता है कि जो सरफेस होती है वो नीचे नीचे आते आते उतना ज्यादा रेडिएशन नहीं रहता, तो नीचे टेम्परेचर इतना नहीं होता, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हीटिंग होती है। बट ये इसका काम क्या है यहाँ पे, इसका काम है यहाँ पे यूएवी, जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उनको नीचे ना आने देना, हमें प्रोटेक्ट करना। आप देखोगे तो अब हुआ क्या है कि जो ओजोन होल देखने को मिलता है वो पोलर रीजन का फिनोमिना है। वो पोलर रीजन का फिनोमिना क्यों है, पोलर रीजन में क्या होता है, बेसिकली अंटार्कटिका का फिनोमिना है। क्योंकि जो अंटार्कटिका है आप देखोगे वो कंटिनेंट है, और जो आर्कटिक है वो जो है सी, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, आर्टिक आइस सी मिलेगी। तो क्या होता है, आर्टिक आइस सी का इफेक्ट नहीं, जबकि कंटिनेंट क्या होते हैं, यहाँ पे ज्यादा कूलिंग होती है कंटिनेंट पर। और कूलिंग क्या होती है, क्योंकि जो आप देखोगे जो जेट स्ट्रीम है ना, इसको बहुत कवर करती है, क्योंकि सी से कवर है। तो यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम जिसको विंड कवर करती है, जो गर्म हवाएं नहीं आने देती, वो बहुत कांस्टेंट होती है एज कंपेयर टू आर्कटिक।
तो यहाँ पे क्या होता है, कूलिंग होती है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम कूलिंग होगी, और एक्सट्रीम कूलिंग के चलते क्या होता है, जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो आपको क्लाउड सुना होगा वो बनते हैं यहाँ पे। और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के चलते क्या होता है, अब क्या हुआ है कि हम हमारे जो ट्रोपोस्फेयर में है, अब ह्यूमन तो अपनी उससे मानेंगे नहीं, क्यों, हम तो लगातार जो है डिस्कवरी या इन्वेंशन करते जा रहे हैं, तो इन्वेंशन करते जा रहे हैं, तो एसी फ्रिज इस तरीके के हमें भी चाहिए थे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है तो हर चीज का। अब इनसे रिजल्ट हुआ कि सीएफसी और एचएफसी, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनका रिलीज स्टार्ट हो गया। अब रिलीज स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ है, ओवर द टाइम पीरियड क्या हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गई। और स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने से क्या हुआ है कि इन्होंने जो ओजोन फॉर्मेशन था उसकी जो साइकिल थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। और साइकिल को डिस्टर्ब करने से क्या हुआ है कि जो ओजोन का जो लेयर था, जिसको डोप्सन में नाम वो होती है, विड्थ होती है उसकी, वो क्या हुई, घटने स्टार्ट हो गई। इसी को हम बोल रहे हैं ओजोन होल। तो यहाँ पे देखते हैं कि द ओजोन होल इज नॉट टेक्निकली ए होल वेयर नो ओजोन इज प्रेजेंट, बट इट इज ए एक्चुअली रीजन ऑफ एक्सेप्शनली डिप्लेटेड ओजोन, जहां पे डिप्लेट हो जाती है ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेरिक ओवर द अंटार्कटिका, ठीक है। दैट हैपन एट द बिगिनिंग ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इन अगस्त अक्टूबर में। आप देखोगे अगस्त अक्टूबर में, क्योंकि जब विंटर होती है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो होते हैं वो फिर जो है जैसे सनलाइट आती है तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शंस होती है सीएफसी, और वो उसको डिस्टर्ब कर देती है फिनोमेना को। अब देखेंगे हाउ ओजोन डिप्लेशन टेक प्लेस। ओजोन डिप्लेशन कैसे होता है, जब आप ओजोन डिप्लेशन की बात करते हो तो ओजोन डिप्लेशन प्रोसेस बिगिंस व्हेन सीएफसी, जैसे मैंने बताया था कि सीएफसी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब उसका रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे हम रेफ्रिजरेटर फ्रिज इस तरीके की चीजें यूज करते हैं, तो एंड अदर जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस आप देखोगे आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो वंस इन द स्ट्रेटोस्फेयर सीएफसी एंड अदर जो ओडीएस है वो क्या करते हैं, डेस्ट्रॉय दी ओजोन मॉलिक्यूल को, वो क्या करते हैं, डेस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ओजोन मॉलिक्यूल का डेस्ट्रॉयशन होगा तो इससे क्या होगा, डिप्लेशन होगा ओजोन लेयर का, और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है फिर। ये देखिए 1979 से किस तरीके से 1986, 1991 और 1996 में किस तरीके से ओजोन का डिप्लेशन हुआ है, ठीक है। तो 1996 में ओजोन का डिप्लेशन हुआ है, साइंटिस्ट ने इसको अच्छे से मेजर किया है। अब देखेंगे इफ सीएफसी हैज बीन फेज आउट, व्हाई इज द ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लेटेड। हमने देखा कि सीएफसी को फेज आउट कर दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन हुई, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में माना गया है कि जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस होंगे हम उनको फेज आउट कर देंगे। बट फेज आउट होने के बाद भी क्या हो रहा है कि सिचुएशंस इतनी नहीं है कि क्या ये कंप्लीटली कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, साइंटिस्ट का डिस्कशन है। तो जो साइंटिस्ट पैनल थे उनका डिस्कशन है कि एज पर द साइंटिफिक असेसमेंट पैनल, वन ऑफ द असेसमेंट पैनल्स है किसका, ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसका एक असेसमेंट पैनल है साइंटिफिक। उन्होंने बताया कि जो द प्रेजेंस ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी गैसेज, लाइक जैसे CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड्स है, सच एज नाइट्रस ऑक्साइड मेनली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, तो एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर आर आल्सो इंपैक्टिंग द ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो साइंटिस्ट जो साइंटिफिक पैनल्स है, साइंटिस्ट का मानना है कि ठीक है आपने सीएफसी को तो आपने कम किया है, बट सीएफसी को कम किया, बट आपकी ग्रीन हाउस गैस या अदर जो पोल्यूटेंट्स है वो स्ट्रेटोस्फेयर में रिएक्शन कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसको ओजोन डिप्लेशन को जो है कोज कर रहे हैं। एक चीज से छुटकारा मिला था, दूसरी चीज आ गई, तो एक चीज को आप फेज आउट करोगे दूसरी चीज कोज करने लगेगी, तो ये सिचुएशंस तो आई थिंक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, ठीक है। विल दी ओजोन लेयर एवर गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल, ये भी वही है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये सब चीजें, कि क्या हम इसको बता सकते हैं कि वो क्या होगा, क्योंकि आने वाले समय में क्या डिस्कवरी और क्या इन्वेंशन होंगे, क्या हम अदर पोल्यूटेंट्स रिलीज करेंगे, उन अदर पोल्यूटेंट्स का क्या कंसिक्वेंसेज रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा। तो साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट कि द होल इन द ओजोन लेयर विल बी नो मोर बाय द 2060। तो 2060 तक माना गया कि जो कंप्लीटली वो रिकवरेबल हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वो आ जाएगी। बट क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, अभी हम बात करें जैसे नाइट्रस ऑक्साइड की हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑल अफेक्ट द डायनामिक एंड द केमिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड इंपैक्टिंग द रिकवरी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर द ओजोन लेयर रिकवरी इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्ली। तो ठीक है, अभी इसका साइंटिस्ट का मानना है कि 2060 तक हम ये जो है आते आते हम रिकवरी कर लेंगे, बट ऐसा भी मानना है, कुछ साइंटिस्ट ग्रुप का ऐसा भी मानना है कि ग्रीन हाउस गैस ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्या कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं डायनामिकली और उसको केमिकल प्रोसेस से उसको अफेक्ट भी कर सकते हैं, उसके जो टाइम पीरियड है। अब देखेंगे वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, सेक्रेटरिएट इसका, तो ये वियना कन्वेंशन हुई थी
ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन के लिए। जब फर्स्ट टाइम अंटार्कटिका में ओजोन होल को देखा गया, साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, फिर वियना कन्वेंशन को अडॉप्ट किया 1988 में, ये इफेक्ट में आ गई, ठीक है। रीचिंग द यूनिवर्सल रेटिफिकेशन 2009 में इसका यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हुआ। फिर इस पे एक मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल थी, बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल थी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो थे उनको फेज आउट करने के ऊपर थी ये। तो इसमें बहुत सारे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो उनको फेज आउट करने के लिए किया गया ठीक है। तो द लैंडमार्क एग्रीमेंट वाज साइन इन 1987 एंड एंटर इनटू द फोर्स इन दी 1989 में ये फोर्स में एंटर हुआ। फिर देखते हैं किगाली एग्रीमेंट हुआ, ये जो अमेंडमेंट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, द मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट, द किगाली जो अमेंडमेंट था, कॉल्ड बाय द फेज डाउन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो सीएफसी जो थी ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको पहले फेज डाउन करने की कोशिश की गई, उसको सक्सेसफुली फेज डाउन भी किया गया, क्योंकि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल बहुत ही सक्सेसफुल प्रोटोकॉल मानी जाती है ये अगर इस प्रोटोकॉल की बात करें। बट क्या हुआ कि फिर एचएफसी दूसरी गैसेज आ गई, इसने दोबारा से खोज करना चालू कर दिया ठीक है। इसका जो रिप्लेसमेंट हमने जैसे सीएफसी के रूप में किया था, बट इसका जो इफेक्ट था वो ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में भी देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट और इसका जो पोटेंशियल था वो बहुत गुना ज्यादा था मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में। तो फिर इसका एक अमेंडमेंट किया गया जिसको हम किगाली अमेंडमेंट भी बोलते हैं। तो उसमें हमने एचएफसी को भी फेज डाउन करने की तैयारी कर ली, एग्रीड हो गए 2016 में। तो रियो अर्थ समिट 1992 को, अब ये क्या है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव हम देख रहे हैं। अब हम देखेंगे रियो अर्थ समिट 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, उसमें हमने रिकग्नाइज किया कि प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब वर्ल्ड लीडर को साथ में आना होगा और साथ में इस जो लड़ाई है इसको लड़ना होगा, और इसके लिए कुछ एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल्स हमें बनाने पड़ेंगे जिसको हमें मानना होगा। और नेशनल गवर्नमेंट उन जो प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट है उनके हिसाब से नेशनल लॉज बनाएंगी, अपने टारगेट्स बनाएंगी, ताकि हम जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको कहीं ना कहीं सोल्व कर ले और उसको कहीं ना कहीं हम जो है टेकल डाउन करें। अब ये कुछ इनिशिएटिव है। जब रियो समिट हुआ तो उसमें एजेंडा 21 हुआ, रियो डिक्लेरेशन हुआ, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई, यूएनएफसीसी जिसके बारे में हम यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो मेनली यूएनएफसीसी के बारे में बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क था और कम्बैट दी क्लाइमेट चेंज को बारे में। फिर यूएनसीडी जो सीसीडी था, ये डेजर्टिफिकेशन को लेकर के था। तो मेनली आज हम डिस्कस करेंगे यूएनएफसीसी के बारे में। यूएनएफसीसी आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। तो यूएनएफसीसी में जो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल हुआ वो है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। अभी आप देखते हो कि इंडिया एक लेजिस्लेशन लेकर के आया, जो एनर्जी कंजर्वेशन जो एक्ट था इंडिया ने अमेंडमेंट किया, और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में ये दिखाया गया इंडिया गवर्नमेंट ये लेकर के आएगी, हम जो है कार्बन मार्केट को वो करेंगे। तो जो कार्बन मार्केट का कंसेप्ट था कि हम एक टारगेट रहेगा, उससे नीचे कार्बन हम प्रोड्यूस करेंगे और बाकी की कार्बन हम क्या करेंगे, ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के थ्रू हो, चाहे वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू हो, उनके थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। तो उस ट्रेडिंग में ये सब जो कार्बन मार्केट की जो कंसेप्ट था, ये क्योटो प्रोटोकॉल का ही कंसेप्ट है, ठीक है। अब द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997 का। बट अगर आप देखोगे ये जो अडॉप्ट हुआ 1997 में हुआ, और इसका आप देखोगे जो जो बेसिकली जो फाइनल रेटिफिकेशन होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई रेटिफिकेशन को लेकर के। और रेटिफिकेशन को लेकर के इतने ज्यादा प्रॉब्लम आई कि ये 2005 में ये फोर्स में आई, ठीक है, बहुत समय लगा इसको फोर्स में आने पे। तो करंटली देयर आर 192 पार्टी टू दी क्योटो प्रोटोकॉल, और इंडिया भी क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, सिग्नेटरी और रेटिफाइड किया हुआ है। तो इट ऑपरेशनलाइज दी यूएनएफसीसी बाय कमिटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हमारी इंडस्ट्रियल कंट्री है, लाइक जैसे आप देखोगे यूएसए है या अदर यूरोपियन कंट्री है, जिन्होंने CO2 का एमिशन पहले कर लिया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जहां से स्टार्ट हुआ है, उन्होंने अपना जो कार्बन एमिशन था उन्होंने पूरा कर लिया। अब डेवलपिंग कंट्री की बारी है कि वो अपने आप को डेवलप करे, तो इसके लिए डेवलप कंट्री को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वो यहीं पे प्रोविजंस था कि इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी इन ट्रांजिशन टू लिमिट द एंड रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीड इंडिविजुअल टारगेट। बट ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, ठीक है, इसमें टारगेट्स बनाए गए, और ये प्रिंसिपल जो था किस प्रिंसिपल को फॉलो करती थी, प्रिंसिपल्स कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। और इसी जो प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई आपस में ग्लोबल लीडर्स के बारे में। इंडस्ट्री जो कंट्री थी, डेवलप कंट्री थी, वो कहते थे कि ऐसा क्यों होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सबकी कॉमन रहेगी। बट ऐसा क्या हो सकता है, आप सोचिए कि जो कंट्रीज पहले जिन्होंने
कॉलोनीज बनाई हुई थी एशियन कंट्री को, अफ्रीकन कंट्री को, इनके रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए और अपने आप को डेवलप कर लिया। और आज वो कह रहे हैं कि नहीं, दोनों कंट्री सेम लेवल पे रहेंगे, सेम प्लेइंग फील्ड पे काम करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डेवलप कंट्री को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, उनको तो उठाना पड़ेगा फाइनेंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो वो कहीं ना कहीं एग्रीड नहीं थे और इसके चलते आप देखोगे क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेसफुल प्रोटोकॉल नहीं माना जाता ये प्रोटोकॉल इतना, ठीक है। इसके चलते ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा। तो अब हम देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या कौन कौन सी वो गैसेस इंक्लूडेड है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में हम देखेंगे जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस, PFC, SF6, दीज आर दी गैसेस जो कि हमारी क्योटो प्रोटोकॉल के देखना था हमने, जैसे 6 गैसेस जो है हमारी इंक्लूडेड है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी गैसेज इज इंक्लूडेड इन दी क्योटो प्रोटोकॉल। तो अब हम देखेंगे पेरिस एग्रीमेंट को। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आप सभी ने सुना होगा, जो पैक्ट है 2016 में ये साइन हुआ था। तो ग्लोबल लीडर्स ने फर्स्ट टाइम जो है रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए हमें जो टारगेट बनाने होंगे, क्योंकि इससे जो पहले के जो टारगेट्स थे वो फेल्ड हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लीगली बाइंडिंग नहीं थे। तो पेरिस एग्रीमेंट में फर्स्ट टाइम इस तरीके का कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ जो लीगली बाइंडिंग हुआ। तो गवर्नमेंट्स जो है, ये जो नेशनल गवर्नमेंट थी उनके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग था। बट ये इसमें एक जो माना जाता है, जो फेल का भी रीजन माना जाता है, वो था NDC। तो यहाँ पे हुआ क्या, पेरिस एग्रीमेंट में जो कंट्रीज थी उनको अपने NDCs देने थे। NDCs क्या है? INDC, ये कहते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो हर नेशनल गवर्नमेंट अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से, तो इंडिया ने भी दिए। तो इंडिया में क्या थे, लिस्ट ऑफ टारगेट्स होते थे, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पर्सपेक्टिव से, कि जैसे इंडिया ने टारगेट लिया कि हम जो है जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है की जो इंटेंसिटी है हम उसको रिड्यूस करेंगे 40% तक, ठीक है। हमारा जो फॉरेस्ट स्टॉक है हम उसको बढ़ाएंगे ताकि हम जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसको करके। तो ये क्या थे, टारगेट्स थे। तो 7-8 टारगेट थे, हर कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट दिए। ये इन टारगेट्स पे रिलैक्सेशन था। 2 टारगेट, ये जो हमारा एग्रीमेंट था लीगली बाइंडिंग था, यहाँ पे रिलैक्सेशन था। तो कंट्रीज के टारगेट जो थे वो वेरी कर सकते थे। तो दीज आर दी INDCs। तो INDCs अगर आता है तो पेरिस जो क्लाइमेट डील थी उसका आउटकम है। फिर दूसरा इसमें क्या हुआ, जो मेन टारगेट इसका था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट्स का, वो था कि टेम्परेचर को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस और मैक्स टू मैक्स 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें कंटेन करना है। और उस कंटेन करने के लिए हमें ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हमारे जो टारगेट्स है उनको हमें डिजाइन करना है। दूसरा क्या था कि यहाँ पे था मेनली जो एनहांस दी रेजिलियंस एंड दी अडेप्टेशन टू दी क्लाइमेट इंपैक्ट सर्टेन टू अगस्त। तो हमें क्या होना है, रेजिलियंस को एनहांस करना पड़ेगा। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी या फिर अदर्स जो भी रिसोर्सेज होंगे हमें यूज करना होगा, जो पब्लिक होगी उनका हम किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे उसका टारगेट लिए गए थे। तीसरी चीज यहाँ पे जो थी, जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म था, और फाइनेंशियल मैकेनिज्म को देखा गया अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा गया कि 50% से लेस जो है रिसोर्सेज जो अभी रिलीज किए गए हैं जो डेवलप कंट्रीज के द्वारा है, जिसमें ग्लोबल एनवायरमेंट जो फैसिलिटीज आप देखोगे वो इसके तहत काम करती है, वो इसको फंडिंग करती है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, फाइनेंशियल फ्लो इन दी वर्ल्ड विद दिस ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या दिया गया कि जो एडवांस कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेवलप कंट्रीज है और लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, इस ट्रांजिशन जो फेज है, क्योंकि कोल जो है हमें और जो अदर फॉसिल फ्यूल्स है हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा, और इस ट्रांजिशन में हमें टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो उसको मदद कौन करेगा, डेवलप कंट्री, क्योंकि इन्होंने तो पहले अपने आप को डेवलप कर लिया है। तो ये टारगेट भी कहीं पर फेल होता हुआ दिखाई दिया। पेरिस एग्रीमेंट भी सक्सेसफुल नहीं दिया, वर्ल्ड लीडर्स आते रहे और निकलते रहे इसमें से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव है एयर पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट का प्रोग्राम है ये। तो इस प्रोग्राम में क्या हुआ कि जो प्रोग्राम था इसमें, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आप देखोगे इसमें क्या था, सबसे पहला गाइडलाइंस फॉर द इंडोर एंड एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। मोर मॉनिटरिंग स्टेशन, ताकि हम जो एम्बियंट एयर क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स है क्या रहेंगे, जैसे अभी आता है ना, जैसे सफर है या फिर अदर है, हम देखते रहते हैं कि AQI कितना है, यहाँ का AQI कितना है, तो वो मॉनिटरिंग स्टेशन को देखना। एयर इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डाटा एनालिसिस के लिए करना, रिसोर्सेज अपोर्शन के स्टडीज करना, उनकी पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। सिटी स्पेसिफिक प्लान फॉर 100 पोल्यूटिंग जो सिटीज थी उनको यहाँ पे लिया गया कि जो 100 मोस्ट पोल्यूटिंग सिटी है उनको एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बनाते हैं अदर सिटीज के लिए। तो इन्होंने जो सेलेक्ट किया वो मोस्ट जो पोल्यूटिंग सिटीज थी उनको। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में ये
पूरा एक एजेंडा है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का प्लान क्या है, इसमें नॉलेज एंड डेटाबेस ऑगमेंटेशन है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग है और मिटिगेशन सेक्शन है। तो ये 3 फ्रंट पे ये काम करता है पूरा। इसमें देखेंगे जो टेन्योर इसका लिया गया था वो मिड टर्म के लिए 5 ईयर के लिए लिया गया एक्शन प्लान, और ये 2019 में बिगिन हुआ था, तो फर्दर एक्सटेंडेड टू 2020 से 2025 तक ये पूरा 5 ईयर का एक एक्शन प्लान इसमें लिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था, स्ट्रिंजेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिटिगेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ द जो कंट्रोल से अबेटमेंट है, एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऑगमेंट अंडरस्टैंडिंग द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो नेटवर्क है अक्रॉस द कंट्री को स्ट्रेंथन करना। ऑगमेंट द पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी चीज को लेकर के, उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या था, नेशनल लेवल टारगेट 20 to 30% रिडक्शन PM 2.5 एंड PM 10 कंसंट्रेशन बाय 2040 जो 2024 तक का ये टारगेट था। 2017 इसका बेस लेवल था, ठीक है। तो ये सब इसमें कि पूरा जो है इनका टेन्योर और ऑब्जेक्टिव और टारगेट क्या रहा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, ये पूरा है। द एक्सेप्टेबल एनुअल स्टैंडर्ड फॉर PM 2.5 इज 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। The center has set a new target of 40% reductions in the particulate matters। तो हमने देखा था जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था उसमें टारगेट हमने देखा, कितना टारगेट था, उसमें टारगेट था 20 to 30%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस टारगेट को अपडेट किया है, 40% तक कहा है गवर्नमेंट ने कि हम 2026 तक ये करेंगे। पहले 2024 तक था, बट उन्होंने 2026 कर करके 40% कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इंडिया ने अपना टारगेट अपडेट किया है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है हमारी, जो एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन जो कंट्रोल एक्ट के तहत फॉर्मेशन हुआ है, तो स्टैच्यूटरी बॉडी है, अपेक्स बॉडी है एयर पोल्यूशन या एयर वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इज एग्जीक्यूटिंग ए नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी, ambient air quality monitoring known as the National Air Quality Monitoring Program NAP। The network consists of the 804 operating stations covering 344 cities and town in 28 cities and 6 union territories of the country। तो ये भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल अबेटमेंट का एक प्रोग्राम है CPCB का। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारे जो NAP जो था प्रोग्राम हमारा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आप देखोगे वो है टू डिटरमाइन द स्टेटस एंड द ट्रेंड्स इन द एम्बिएंट एयर क्वालिटी में क्या स्टेटस है और क्या ट्रेंड है उसको करना। टू असर्टेन वेदर दी जो प्रेस्क्राइब जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है हमारी स्टैंडर्ड्स है वो आर वायलेटेड तो नहीं हो रहे, किस सिटीज में वायलेटेड है किस में नहीं है। टू आइडेंटिफाई द नॉन अटेनमेंट सिटीज, तो अगर वो वायलेटेड है तो वो नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन सी है। To obtain the knowledge and understanding necessary for developing and preventing and corrective measures and understand the natural cleansing process undergoing in the environment में, तो क्या हम कर सकते हैं, क्या adoptions होना चाहिए, कौन सी अटेनमेंट सिटीज है, ये सब ऑब्जेक्टिव जो हमारे NAP प्रोग्राम्स के थे। अब देखेंगे पॉपुलेशन कवर पोल्यूटेंट्स कवर्स अंडर दी NAP में, जो NAMP प्रोग्राम था उसके अंदर क्या क्या थे, सल्फर डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है, और दूसरा हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स थे PM 10 और PM 2.0। तो ये 4 जो पोल्यूटेंट्स हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कवर है। अब है नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, ये प्रोग्राम्स है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका जो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है और वो ही स्टैंडर्ड्स यहाँ पे तय भी करती है। तो ये स्टैंडर्ड्स है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या तय किए गए हैं। जो अब आप एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हो तो आप देखोगे 0 से 50 माना गया है गुड, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है और 100 से 200 तक मॉडरेट माना गया है। बट अब ये लेवल हो चुका है इंडियन सिटीज का, लाइक दिल्ली है या फिर अदर जो मेट्रो सिटीज है उनका ये लेवल हो चुका है कि मॉडरेट लेवल आपको देखने को नहीं मिलता, पुअर रहता है और सर्दी आते आते वेरी पुअर और सीवियर हो जाता है। तो हमारी सिटीज आप देखोगे ये है, और अगर वर्ल्ड की 100 पोल्यूटेड सिटीज में ले तो इंडिया की सिटीज भी मेजर सिटीज रहती है, दिल्ली है फिर अदर सिटीज जो है वो उसका बहुत बड़ा वो रहता है। तो एयर पोल्यूशन बहुत चैलेंजेस है इंडिया के लिए इसमें पूरा। पोल्यूटेंट्स कवर्ड अंडर दी नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें क्या क्या पोल्यूटेंट्स है, 8 पोल्यूटेंट्स कवर्ड है यहाँ पे। आप देखोगे PM जो पार्टिकुलेट मैटर से दोनों 10 और 2.5 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है और NO2 है। यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे जो CO2 है, मीथेन है, वो क्लासिकल गैसेज होते हैं। तो जो ओरिजिनल क्या हुआ कि वो ओरिजिनली हमारे एटमॉस्फेयर में थी तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल उनको बोलते हैं।
अब हुआ क्या कि उनका जो प्रॉब्लम है, क्योंकि सीपीसी भी ऐसा कहता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हम उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, विजिबिलिटी को चेक करते हैं, तो इनका जो मेन जो प्रॉब्लम्स रहती है एयर क्वालिटी में, तो वो CO2 और मीथेन की नहीं है, वो इन पार्टिकुलर जो मैटर्स है और सल्फर डाइऑक्साइड से मीथेन, इनकी प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती है, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ से हटाया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड्स भी इसमें लिस्ट में इंक्लूड होंगी, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं BS जो 6 स्टैंडर्ड है हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड से, ये क्या है, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स तय करती है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इनको डिसाइड करती है कि क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे। अभी जो है रिसेंटली हमने BS6 हमने अडॉप्ट किया है, BS5 को हमने स्किप कर दिया क्योंकि अब टाइम पीरियड हमारे पास नहीं था कि हम पहले 5th पे आए और फिर 6th पे जाए। तो BS4 से सीधा हमने जो छलांग लगाई है, ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए कि हम BS6 पे आ गए हैं। आपने देखा होगा कि जो न्यू व्हीकल्स आ रहे हैं वो भारत स्टैंडर्ड जो है BS6 के आ रहे हैं। और भी रिसेंटली पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली NCR में जो BS6 से नीचे के जो व्हीकल्स हैं उनका एंट्री बैन कर दी गई है, ताकि जो पोल्यूशन है उसके स्टैंडर्ड को हम मेंटेन कर सके इन बड़ी सिटीज में। ये एक इसका इवोल्यूशन है। तो 2000 में आप देखोगे BS फर्स्ट हमने नेशन वाइड अडॉप्ट किया, फिर 2005 में BS2 पे आए, फिर हमने थर्ड पे आए, 2010 में थर्ड BS लिया, 2015 में BS4, इसका अडॉप्शन कहीं ना कहीं लेट हुआ थोड़ा सा, और 2020 में BS5 आना था बट हम नहीं कर पाए, तो हमने इस प्रोग्राम को स्किप किया 2020 वाले को। 2024 में जो आना था उसको BS6 हमने नेशन वाइड उसको ही पहले अडॉप्ट कर लिया। तो ये क्या है कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है उनके स्टैंडर्ड्स है इंजन्स बनाने के, जो टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करने के, ताकि जो पर्टिकुलेट मैटर्स है या फिर अदर जो एयर पोल्यूटेंट्स है हम उनकी जो क्वांटिटी है उनको हम रिड्यूस कर सके। आप देखोगे ये एमिशन स्टैंडर्ड्स जो पेट्रोल इंजन के एमिशन स्टैंडर्ड्स है। अगर हम BS4 को और BS6 को कंपैरिजन करते हैं, ये कंपेयर से क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके के कंपैरिजन से क्वेश्चन आते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना लेवल रिडक्शन हो सकता है। ये जो रिडक्शन आप देख रहे होंगे ये ग्राम पर किलोमीटर में, तो अगर 1 किलोमीटर अगर पेट्रोल इंजन चलेगा तो कितने ग्राम, यहाँ पे 1 से आप देखोगे 2.27 तक था, यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड जो है किस तरीके से डिक्रीज हो सकता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने एयर पोल्यूशन में कंप्लीटली इसको कवर किया है, पूरा एयर पोल्यूशन। तो एक कंप्लीट एयर पोल्यूशन हमने कवर किया है। और यहाँ से पूरे क्वेश्चंस आप देखोगे, चाहे वो आपके UPSC के लिए हो, चाहे वो अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए हो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और जितनी ऑर्गेनाइजेशन के मैंने नाम ली है उनको आप एक बार फिर से अच्छे से उनसे नोट्स बना लेना, नेट से कंटेंट और जो भी डेटा थे वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स थी, बहुत अच्छे से आपको जो कंसेप्ट रिलेटेड जो क्वेरीज थी वो भी आपकी यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना इसको मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।